चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। ठीक है। कल हमने डिस्कस किया था ड्यूटी एंड डेल्टा के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। एक बार मैं क्विक रिकैप कर दे रहा हूं ताकि चीजें आपको फिर से रिकॉल हो जाएं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको एक बार मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप का मतलब कि कोई भी जो क्रॉप है उसको थ्रू आउट इट्स ग्रोथ पीरियड कितना वाटर चाहिए। कितना वाटर चाहिए मींस नॉट ओनली विद द अमाउंट ऑफ वाटर बट इन द वे वी आर गोइंग टू सप्लाई वाटर। मतलब कितना पानी चाहिए और वो किस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है, ये दोनों ही चीजें मिला के बोल रहे हैं कि ये वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है। मतलब अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट शो कर सकती हैं। मींस कितना डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई करना है प्लस कितना दिनों बाद या कितना टाइम के बाद आपको ये वाटर अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको ये वाटर अप्लाई करना है। जैसे शुगर केन की वाटरिंग अलग तरीके से की जाएगी, राइस की वाटरिंग अलग तरीके से की जाएगी, कोई वेजिटेबल वाली क्रॉप होगी उसकी वाटरिंग अलग तरीके से की जाएगी, कोई बागवानी का प्लांट होगा, ऑर्चर्ड ट्रीज वगैरह होंगे तो उनकी वाटरिंग अलग तरीके से की जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वाटरिंग करेंगे और कितना वाटरिंग कर रहे हैं अलग अलग टाइम पे, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट विल बी समेशन ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल वाटरिंग डेप्थ। और वाटर रिक्वायरमेंट में ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि वो पानी आप किस तरीके से कितना टाइम के बाद अप्लाई कर रहे हो। फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा देश है वहां पे नेचुरल रेनफॉल सफिशिएंट नहीं है। कुछ ऐसे देश भी हैं इस ग्लोब में जिनपे नेचुरल इरिगेशन इटसेल्फ इज सफिशिएंट, तो वहां पे कोई इरिगेशन सिस्टम डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है जैसे इंग्लैंड। इंग्लैंड में ऑलमोस्ट साल भर एक रेगुलर इंटरवल पे बारिश होती रहती है जिसकी वजह से वहां पे कोई इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। पर जो ट्रॉपिकल कंट्री लाइक इंडिया है जहाँ पे मानसून टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पे कुछ टाइम ही बोल सकते हो रेनफॉल वाटर अवेलेबल होगा, या आप बोल सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो अलग अलग जगहों पे और अलग अलग टाइम पे सही नहीं है। जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से नहीं है, तो हमें एक प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो चैप्टर है इरिगेशन इंजीनियरिंग में कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, इस चैप्टर में हम यही चीज में इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से वो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके लिए हमें पहले क्रॉप के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम इसी तरीके से चीजों को समझेंगे कि जो अलग अलग क्रॉप्स है उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज करने के लिए वो वाटर डिमांड कर रही है, मतलब उनको पानी चाहिए। तो इन सब चीजों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट किया हमने तो सबसे पहले बताया कि बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स। तो क्रॉप पीरियड मतलब इंस्टेंट ऑफ सोविंग से लेके इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है इन डेज, उसको बोल रहे हैं क्रॉप पीरियड। मतलब जितने समय के लिए क्रॉप फील्ड में है, जब उसको बोया गया तब से लेके जब उसको काट लिया गया, हार्वेस्ट कर लिया गया, तब तक का जो टाइम पीरियड है इन डेज, उसको बोल रहे हैं कि ये क्रॉप पीरियड है। बेस पीरियड है जब आप पहली बार पानी अप्लाई कर रहे हो तब से लेके जब आप लास्ट बार पानी अप्लाई कर रहे हो, जो कि आप ग्रोथ पीरियड में पानी अप्लाई करोगे मोस्टली। तो पहली बार जब भी आपने वाटरिंग की, इंस्टेंट ऑफ फर्स्ट वाटरिंग से लेके इंस्टेंट ऑफ लास्ट वाटरिंग के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसको बेस पीरियड बोल रहे हैं। पहली वाटरिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे कई बार हम पैलियो इरिगेशन करते हैं। पैलियो का मतलब होता है प्री, मतलब सोविंग से पहले ही हम इरिगेशन वाटर फील्ड में सप्लाई कर रहे हैं। पर्पस क्या होता है? इट्स पर्पस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लैंड। कई बार जो लैंड होगी, जो सॉइल होगा फील्ड में, वो काफी ज्यादा ड्राई होगा, उसमें मॉइस्चर की कमी होगी, और जर्मिनेशन के लिए मतलब अंकुरण के लिए सॉइल में कुछ नमी भी चाहिए, सॉइल में कुछ मॉइस्चर चाहिए, अदरवाइज प्लांट्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। और इस वजह से हम सोविंग करने से पहले ही कई बार फॉर द पर्पज ऑफ लैंड प्रिपरेशन की सोविंग के टाइम पे जो ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए वो मॉइस्चर अवेलेबल हो फील्ड में, इसके लिए हम पानी डालते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं और इसका कल्टीवेशन करते हैं, मतलब इसकी जुताई करते हैं। तो ये जो वाटर रिक्वायरमेंट है जो बिफोर द सोविंग ऑफ क्रॉप है, इसको बोल रहे हैं पैलियो इरिगेशन। और अगर पहली बार हमने ये पैलियो इरिगेशन किया है तो वहां से लेके जब लास्ट वाटरिंग किया है तब तक के बीच का टाइम पीरियड जो है उसको बोल रहे हैं बेस पीरियड है। लास्ट में हम वाटरिंग तब करेंगे हार्वेस्टिंग से कुछ टाइम पहले। जब हार्वेस्टिंग की जाएगी, कटाई की जाएगी, तो वो ड्राई फसल की जाएगी, ड्राई क्रॉप की जाएगी। अगर खेत में पानी होगा तो हार्वेस्टिंग ऑपरेशन में हमें डिफिकल्टी प्रोड्यूस होगी, ग्रेन्स निकालने में भी हमें दिक्कत आएगी, एक्सट्रैक्ट करने में भी, मतलब प्रोसेसिंग करने में भी दिक्कत आएगी। तो इस वजह से हम कुछ दिन पहले, मतलब जब राइपनिंग हो जाती है उससे पहले हम पानी सप्लाई करना बंद कर देते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है फर्स्ट से लास्ट के बीच में, इसको बोल रहे हैं बेस पीरियड। इसको भी हम डेज में ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा कई बार पैलियो इरिगेशन हो सकता है, नेसेसरी नहीं हो, ऐसी भी जगह हो सकती है जहां पे
पहले आपको सोविंग से पहले इरिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सॉइल में सफिशिएंट मॉइस्चर है। तो पहली बार हम वाटरिंग करते हैं, और जो कि होगी जब प्लांट्स कुछ सेंटीमीटर के ग्रो कर जाएंगे, जिसको आम भाषा में बोलेंगे कि जब जो पौधा है वो जड़ पकड़ लिया, तब हम पहली बार पानी अप्लाई करते हैं। व्हेन द क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर्स, तो हम उसके बाद पहली बार पानी अप्लाई करते हैं। और ये वाटरिंग को बोलते हैं कोर वाटरिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वाटरिंग है, क्योंकि इस वक्त जो वाटर डेप्थ होती है, मतलब जो पानी अमाउंट हम अप्लाई कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा होती है। बाकी पूरी ग्रोथ पीरियड में, बाकी पूरे लाइफ स्पैन ऑफ जो क्रॉप है, उसमें इतनी ज्यादा वाटरिंग डेप्थ एक सिंगल वाटरिंग में हम कभी भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। इस वक्त क्रॉप की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, तो जो ये पहली बार वाटरिंग कर रहे हैं, जो कि ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग है। और जो डेप्थ ऑफ वाटरिंग है उसको बोलते हैं कोर डेप्थ। कोर डेप्थ अलग अलग क्रॉप्स की आपको याद भी होनी चाहिए। जैसे राइस के लिए 19 सेंटीमीटर है, शुगर केन के लिए 16.5 सेंटीमीटर है, और व्हीट के लिए, जो कि राबी क्रॉप है, इसके लिए 13 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चंस खूब पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो, बार बार मैं तीन के एग्जांपल्स जरूर देता हूं। तीन वो कौन से हैं? एक मेजर खरीफ क्रॉप है, एक मेजर राबी क्रॉप है, और एक मेजर यू कैन से पेरिनियल क्रॉप है। राबी मतलब ये अलग अलग सीजन है, अभी आपको कराऊंगा मैं। दो मेजर सीजन है इंडिया में इरिगेशन करने के, एक राबी सीजन और एक खरीफ सीजन। तो जो राबी सीजन है उसकी जो मेन क्रॉप है, मतलब जो सबसे ज्यादा अमाउंट में उगाया जाता है राबी सीजन में, वो व्हीट है, गेहूं। और जो खरीफ सीजन है उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है वो राइस का किया जाता है। तो ये दो मेजर, एक खरीफ सीजन की क्रॉप है और एक राबी सीजन की क्रॉप है। और जो शुगर केन है उसका जो क्रॉप पीरियड होता है वो 300 दिनों से भी ज्यादा हो सकता है। मींस इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। तो वो जो शुगर केन है उसको हम बोलते हैं कि पेरिनियल क्रॉप है। तो ये जनरली तीन तरीके की क्रॉप्स हैं, इसलिए बार बार इन तीनों के मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं। बाकी और की भी वैल्यूज याद है तो अच्छी है, पर इन तीनों की तो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, एग्जाम में ये बार बार पूछता है। तो जो कोर डेप्थ है वो राइस के लिए 19 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जो शुगर केन है उसके लिए 16.5 सेंटीमीटर है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और व्हीट के लिए 13 सेंटीमीटर है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो कोर पीरियड है वो 3 to 4 वीक्स है फॉर राबी क्रॉप्स, और 2 to 3 वीक्स है फॉर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में पहले जनरली पानी देने की जरूरत पड़ती है। अभी जब बताऊंगा आपको सीजन, तो ये आप खुद ही समझ जाओगे कि क्यों खरीफ के साथ ऐसा हो रहा है। और राबी सीजन में जनरली थोड़े टाइम के बाद, कंपेरेटिवली थोड़े टाइम के बाद हम कोर वाटरिंग करते हैं। तो ये अलग अलग ड्यूरेशन जो है, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, और क्रॉप पीरियड बेस पीरियड को कई बार ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर पैलियो इरिगेशन क्या है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जो कोर वाटरिंग है, कोर डेप्थ है, कोर पीरियड है, ये सब कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हमने डिस्कशन किया ड्यूटी और डेल्टा का। ड्यूटी और डेल्टा अगेन दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जिनको आपको बार बार यूज करना पड़ेगा इन अ सुटेबल, या बोल सकते हो एफिशिएंट डिजाइन ऑफ एन इरिगेशन सिस्टम। डेल्टा को पहले हमने डिफाइन किया कि अलग अलग इंटरवल्स पे, हम रेगुलर इंटरवल्स पे क्रॉप को पानी सप्लाई कर रहे हैं। और ये जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमने अप्लाई किया थ्रू आउट द बेस पीरियड, जो हमने टोटल डेप्थ ऑफ वाटर किसी भी क्रॉप को सप्लाई किया, मतलब ऐसे समझ सकते हो किसी क्रॉप को पूरा मैच्योर करने में, उसकी पूरी खेती करने में जितना टोटल ओवरऑल अमाउंट ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये डेल्टा है। डेल्टा, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनकी फिर से वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे राइस के लिए डेल्टा की वैल्यू 120 सेंटीमीटर है, शुगर केन के लिए 120 सेंटीमीटर है, और व्हीट के लिए 40 सेंटीमीटर है, या जैसे कॉटन है, कॉटन के लिए 60 सेंटीमीटर है। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज फिर से आपको याद होनी चाहिए। फॉडर्स जैसे हैं उनके लिए 22.5 सेंटीमीटर है, पीच के लिए 15 सेंटीमीटर है। ये वैल्यूज बार बार क्वेश्चन से पूछता है, तो ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। डेल्टा के बाद हमने एक टर्म ड्यूटी डिफाइन किया। ड्यूटी इज बेसिकली द हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दैट कैन बी इरिगेटेड इफ यू सप्लाई 1 मीटर क्यूब ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड। मतलब यूनिट डिस्चार्ज अगर पूरे बेस पीरियड बी डेज तक आप सप्लाई करते रहो, तो किसी क्रॉप का कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आप इरिगेट कर सकते हो, मतलब कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की जो डेल्टा रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर पा रहे हो, इसको बोला जा रहा है ये ड्यूटी है। ड्यूटी का जो यूनिट है वो हेक्टेयर्स पर क्यूमेक है। इसको जनरली हम फ्लो ड्यूटी बोल रहे हैं, जो डिस्चार्ज के टर्म में हम देख रहे हैं। मतलब कि बोले कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हम इरिगेट कर सकते हैं पर यूनिट डिस्चार्ज थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड अगर हम सप्लाई करें, तो वो जो ड्यूटी है उसको फ्लो ड्यूटी बोला जाता है, या सिंपली ड्यूटी बोला जाता है। इसके अलावा जो स्टोरेज सिस्टम है, जैसे टैंक इरिगेशन सिस्टम या रिजर्वायर इरिगेशन सिस्टम, इसमें एक टर्म वॉल्यूम ड्यूटी को भी हम कई बार यूज करेंगे या करते हैं। जनरली इस नोट्स में तो नहीं यूज करेंगे, पर इन जनरल क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। तो जो वॉल्यूम ड्यूटी है उसमें चूंकि वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है रिजर्वायर में स्टोर किया गया है वो इंपॉर्टेंट है, तो बोल रहे हैं कि कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हम इरिगेट कर सकते हैं पर मीटर क्यूब या पर मिलियन मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर वाटर। सो दैट इज यू कैन से वॉल्यूमेट्रिक ड्यूटी। और जनरली हम जो ड्यूटी की बात करते हैं वो फ्लो ड्यूटी होती है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ड्यूटी और डेल्टा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टर्म है फॉर द डिजाइन ऑफ एनी इरिगेशन सिस्टम। और ड्यूटी जनरली ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है किसी क्रॉप की एग्जैक्ट वाटर रिक्वायरमेंट या किसी इरिगेशन सिस्टम की इफिशियंसी को चेक करने में। मतलब जैसे मैं बोलूं कि डेल्टा की वैल्यू सेम है दो क्रॉप्स के लिए, एक मैंने लिया शुगर केन और एक मैंने लिया यू कैन से राइस, दोनों की डेल्टा की वैल्यू 120 सेंटीमीटर सेम है, पर फिर भी मैं ये जान सकता हूं कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है अगर मुझे ड्यूटी की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। या मान लो कोई दो अलग अलग इरिगेशन सिस्टम है, जैसे मान लो कोई ट्यूबवेल है एक जगह पे और कोई ट्यूबवेल है दूसरी जगह पे, और मैं देखूं कि इन दोनों इरिगेशन सिस्टम्स में ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है, तो इसके लिए भी ड्यूटी एक बेहतर इंडिकेटर होगा। ड्यूटी से मैं ये जान सकता हूं कि कौन सा इरिगेशन सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होगा। ड्यूटी कंपेयर करके जिसकी ड्यूटी ज्यादा होगी, मतलब जिस वाले इरिगेशन सिस्टम से मैं ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेट कर सकता हूं, उसको बोलूंगा कि वो ज्यादा एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है। मतलब इंटरव्यू में भी ये कई बार फंसाता है कि डेल्टा या ड्यूटी कौन सा बेहतर इंडिकेटर है फॉर द एफिशिएंसी या फॉर जजिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो ड्यूटी एक बेहतर इंडिकेटर है। ड्यूटी बता रहा है कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आप इरिगेट कर सकते हो, और जितने ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ इरिगेट लैंड हम इरिगेट कर सकते हैं उतनी ही बोल सकते हो इरिगेशन सिस्टम की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और ये जो ड्यूटी है ये अलग अलग फैक्टर्स पे अफेक्ट होते हैं, ठीक है, इसको अभी हम समझेंगे ड्यूटी को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये सब फैक्टर्स से भी क्वेश्चन पूछता है। अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी उनकी ड्यूटी को फिर से मैंने मेंशन कर दिया था कि राइस की ड्यूटी कितनी है, व्हीट की ड्यूटी कितनी है, या फिर शुगर केन की ड्यूटी कितनी है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि राइस की वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है तो उसकी ड्यूटी सबसे कम होगी। या देखो, अगर डेल्टा की वैल्यू सेम थी, यहां से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। देखो डेल्टा मैंने लिखा था, अगर मैं राइस लूं और शुगर केन लूं, शुगर केन देखो, राइस है और शुगर केन है, लेट्स से व्हीट भी है, व्हीट भी है, ये तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। तो देखो इनकी डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, राइस की भी 120 सेंटीमीटर थी, और शुगर केन की भी 120 सेंटीमीटर थी, और व्हीट की कितनी थी 40 सेंटीमीटर। ये तो इनकी डेल्टा की वैल्यू है, मतलब पूरे बेस पीरियड में इनको इतना डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ड्यूटी देखो तो जो राइस है, राइस की ड्यूटी थी 775, ये ड्यूटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेक्टेयर्स पर क्यूमेक में, तो 775, जबकि शुगर केन का 730 था, और व्हीट का ड्यूटी कितना था, सो इट वाज 1800 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। ठीक है, देखो ये ड्यूटी की वैल्यू है। तो देखो जो राइस और शुगर केन है इनकी डेल्टा की वैल्यू सेम है, इससे आप नहीं बता पा रहे हो कि किसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। व्हीट के कंपैरिजन में तो समझ आ रहा है कि व्हीट को इसके बेस पीरियड में 40 सेंटीमीटर ही डेप्थ चाहिए वाटर की, लेकिन शुगर केन और राइस दोनों के बराबर है, तो कैसे बताओगे कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो ये धीरे धीरे आप और क्लियर समझोगे अभी आज की क्लास के बाद। पर अभी देखो मोटे मोटे तौर पे इनकी ड्यूटीज को कंपेयर करके मैं जान सकता हूं कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। शुगर केन के केस में देखो ड्यूटी कम है, मतलब इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तभी इसके कम हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में इरिगेट कर पा रहा हूं बाई सप्लाइंग यूनिट डिस्चार्ज थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड। लेकिन जो राइस है उसकी इन कंपैरिजन टू शुगर केन ड्यूटी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब उतने ही डिस्चार्ज 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज से मैं इसके कंपैरेटिवली मोर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर पा रहा हूं। तो ड्यूटी एक बेहतर इंडिकेटर है इन कंपैरिजन टू डेल्टा। ठीक है, बल्कि मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझो कि दोनों ही ये वाटर रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, बट ड्यूटी इज अ बेटर इंडिकेटर। और किसी भी इरिगेशन सिस्टम की इफिशिएंट डिजाइन के लिए भी ड्यूटी और डेल्टा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर ड्यूटी और डेल्टा के बीच में हमने रिलेशनशिप निकाला, तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि 8.64 बी डिवाइडेड बाई डी। ये जो डेल्टा है ये मीटर्स में है, याद रखने के लिए आसान रहेगा। यहाँ पे जो बी है, बी इज बेस पीरियड इन डेज, और जो डी है, डी इज ड्यूटी इन हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, डी इज ड्यूटी इन हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। और जो डेल्टा है वो मीटर में निकल के आ रहा है। डेल्टा अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 0.64 हटके 0.64 चला जाएगा और 864 हो जाएगा, बी डिवाइड बाई डी। अभी भी बी डेज में है, डी हेक्टेयर्स में है, पर ये जो डेल्टा है ये सेंटीमीटर में निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं चेंज करना चाहूं तो डेल्टा कोर डेप्थ भी हो सकता है और बी कोर पीरियड भी हो सकता है। क्वेश्चन कई बार पूछेगा, उसमें वो ड्यूटी पूछेगा और या कुछ और भी पूछ सकता है, और ये जो बेस पीरियड है इसको बोलेगा कि ये कोर पीरियड है, और जो डेल्टा है इसको बोलेगा कोर डेप्थ है। इनफैक्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोर डेप्थ होगी वो ज्यादा होगी, तो उस वक्त जो कैनाल की डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट है वो डिस्चार्ज रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो कैनाल की कैपेसिटी को हम डिसाइड करते हैं वो किस चीज के हिसाब से डिसाइड करते हैं, तो वो हम डेल्टा के हिसाब से नहीं डिफाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, बल्कि हम कोर डेप्थ के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कोर डेप्थ ज्यादा है। इट इज द सिंगल मोस्ट, यू कैन से इट इज द मोस्ट डेप्थ ऑफ एनी सिंगल वाटरिंग। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये ज्यादा है उस वक्त, इस वक्त जो कनाल में डिस्चार्ज फ्लो करेगा वो डिस्चार्ज भी ज्यादा फ्लो करेगा, तभी ज्यादा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा। तो जो कनाल है उसकी कैपेसिटी को हम कोर डेप्थ से और कोर पीरियड से
डिसाइड करते हैं। और इस पे भी क्वेश्चंस बनाता है, बेस पीरियड को बोलेगा कोर पीरियड है और डेल्टा को बोलेगा कोर डेप्थ है, और इनमें भी क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ लेता है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। नाउ वी आर, इस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की कि किसी भी इरिगेशन सिस्टम में अगर मैं हेड से टेल की तरफ मूव करूंगा तो ड्यूटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे मैंने नेटवर्क बनाया था, अब मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, पर उसमें सबसे पहले एक रिजर्वायर था, डैम हमने बनाया, वियर बराज बनाया, और उस रिजर्वायर से पानी को हमने डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्जन हेडवर्क वगैरह भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के डाइवर्जन हेडवर्क्स हो सकते हैं। फिर हमने कनाल्स बनाई, तो कनाल्स में सबसे पहले देयर वाज अ मेन कनाल, फिर उसके बाद देयर वाज अ ब्रांच कनाल। ये नेटवर्क भी आपको पता होना चाहिए, इस नेटवर्क को अगले चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ब्रांच कनाल के बाद था मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, या जिसको हमने सिंपली डिस्ट्रीब्यूटरी बोला, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी था, देयर वाज माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। और फिर लास्ट में था फील्ड चैनल या वाटर कोर्स, फील्ड चैनल या फिर इसको हमने बोला वाटर कोर्स, फील्ड चैनल या फिर वाटर कोर्स, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये मेन कनाल है, फिर ब्रांच कनाल, फिर मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और फिर फील्ड चैनल है। जो मेन कनाल है उससे पानी अलग अलग ब्रांचेज में जाएगा, देयर विल बी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज। ये मेन कनाल है, इससे अलग अलग ब्रांच कनाल्स में पानी जाएगा। जो ब्रांचेज हैं उनसे अलग अलग मेजर या डिस्ट्रीब्यूटरीज सिंपली निकले होंगे, इस डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी जाएगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं इनसे माइनर्स निकले होंगे, इन माइनर्स में पानी जाएगा। और फिर इन माइनर्स से अलग अलग फील्ड में हम पानी सप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फील्ड चैनल, या फिर इसको वाटर कोर्स बोल रहे हैं। और यहां से हम पानी किसी भी फील्ड में सप्लाई करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ये एक इस तरीके का नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली एक आउटलेट होता है। आउटलेट वो एक डिवाइस है जिससे हम कैनाल से फील्ड में पानी सप्लाई करते हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल है, लेटरल चैनल है, उससे हम फील्ड चैनल में, वाटर कोर्स में हम पानी सप्लाई करते हैं। फील्ड चैनल मतलब ऐसे समझ लो, जो वाला चैनल, जो वाला नाली जिसको बोलोगे, या छोटी सी कनाल है जिसको बोलोगे, जो फील्ड तक पानी ले जा रहा है फ्रॉम द कनाल, तो इसको फील्ड चैनल बोल रहे हैं। और जो वो डिवाइस है हम यूज कर रहे हैं जिससे हम कैनाल से फील्ड चैनल में पानी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको आउटलेट बोल रहे हैं या मॉड्यूल बोल रहे हैं। इसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ये जो माइनर है, माइनर से हम पानी फील्ड चैनल में थ्रू आउटलेट से ट्रांसफर कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अगर मैं ड्यूटी को देखूं, जैसे अगर मैं देखूं जो हेड ऑफ मेन कनाल है, यहाँ पे मान लो ड्यूटी D1 है, कलर में चेंज कर दे रहा हूं। मान लो जो हेड कनाल है यहाँ पे ड्यूटी D1 है, और जो हेड ऑफ ब्रांच कनाल है, ठीक है, दिस वाज अ मेन कनाल, यहां से मान लो रिजर्वायर था, दिस वाज रिजर्वायर, दिस वाज रिजर्वायर। सो दिस इज हेड ऑफ मेन कनाल, यहाँ पे मान लो ड्यूटी D1 है। और दिस इज देन हेड ऑफ ब्रांच कनाल, यहाँ पे मान लो ड्यूटी D2 है। दिस इज हेड ऑफ दिस इज हेड ऑफ मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, यहाँ पे ड्यूटी D3 है। दिस इज हेड ऑफ माइनर, यहाँ पे ड्यूटी D4 है। एंड दिस इज आउटलेट, यहाँ पे ड्यूटी सपोज करो DO है, ठीक है। एंड दिस इज हेड ऑफ फील्ड चैनल, तो यहाँ पे मान लो ड्यूटी D5 है। तो देखो, या इसको छोड़ दो, ये तो बिल्कुल पास पास है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो DO है, दिस इज मोर देन जो D4 है, दिस इज मोर देन D3, दिस इज मोर देन D2, एंड दिस इज मोर देन D1। मतलब हेड से टेल की तरफ, इसको बोल रहे हैं इरिगेशन सिस्टम, इसको बोल रहे हैं इरिगेशन सिस्टम का हेड है, और इसको बोल रहे हैं ये इरिगेशन सिस्टम का टेल है। तो जैसे जैसे मैं हेड से टेल की तरफ मूव कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं फ्रॉम हेड टू टेल, जो ड्यूटी है, ड्यूटी बढ़ती जा रही है। देखो, D1 से ज्यादा D2 है, D2 से ज्यादा D3 है, D3 से ज्यादा D4 है, और D4 से ज्यादा DO है। DO मीन्स ड्यूटी एट द आउटलेट। ये ड्यूटी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, जो लेंथ ऑफ पाथ है वो रिड्यूस होता जा रहा है, और कन्वेयंस लॉसेज जो है, कन्वेयंस लॉसेज मतलब जो लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन या सीपेज है, परकोलेशन, वो लॉसेज रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं टेल की तरफ आ रहा हूं, मतलब जो फील्ड है, फील्ड से मैं जितना ही पास आ रहा हूं, उस पॉइंट की ड्यूटी उतना ही ज्यादा होगी। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा कि सर यहाँ पे तो पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हम इरिगेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ड्यूटी ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं सोचना है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, हम अमाउंट सेम रख के चलते हैं। मतलब उतने ही पानी से, मान लो इस फील्ड के लिए मैं 100 मीटर क्यूब पर सेकंड का पानी डिस्चार्ज ऑब्टेन कर रहा हूं, तो वही 100 मीटर क्यूब पर सेकंड अगर मैं यहां से सप्लाई करूंगा इस फील्ड के लिए, तो उसकी ड्यूटी कम होगी। लेकिन वही 100 मीटर क्यूब पर सेकंड अगर मैं यहां से सप्लाई करूंगा फ्रॉम द आउटलेट,
तो उसकी ड्यूटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से यहां तक का जो पाथ है, कन्वेयंस है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई वाटर है, वो ज्यादा है। और जैसे जैसे लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई वाटर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कन्वेयंस लॉसेज इन फॉर्म ऑफ सीपेज लॉस या पर्कोलेशन लॉस एंड इन फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन लॉस बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह से ये क्वेश्चन भी आता है, आपको याद रखना है कि जो हेड है, हेड से टेल की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं किसी भी इरिगेशन सिस्टम में, तो जो ड्यूटी है वो ड्यूटी बढ़ती जा रही है। रीजन अगर पूछे तो रीजन बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द कन्वेयंस लॉसेज, ये भी आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो D1 है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस ड्यूटी, और जो ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड चैनल है, इसको हम बोलते हैं नेट ड्यूटी, और जो ड्यूटी एट द आउटलेट है, इसको हम बोलते हैं आउटलेट फैक्टर या आउटलेट डिस्चार्ज ड्यूटी। ये सारे क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चंस पूछता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे आगे हम इन सब चीजों को और समझेंगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग में यही समझना है। धीरे धीरे बाकी चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग ड्यूटी। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, और इससे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। समझ के याद रखोगे तो याद रखने में आसानी होगी, और अगर समझ के नहीं याद रखोगे तो याद करने में डिफिकल्टी होगी। नाउ राइट फैक्टर्स, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। इसमें पहला फैक्टर लिखिए, फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर लिखिए बेस पीरियड। फर्स्ट फैक्टर बेस पीरियड, फर्स्ट फैक्टर इज बेस पीरियड। और सोच के बताओ कि बेस पीरियड बढ़ेगा तो ड्यूटी बढ़ेगी या घटेगी, सोच के बताओ। आप कितना सीखे हो यहां से आपका क्लियर होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, सारे फैक्टर्स में सबसे अच्छा यही है क्वेश्चन बनने के लिए। इसमें आप गलती कर सकते हैं, बाकी आसानी से आप आंसर्स कर सकते हैं। तो इनमें बताइए आपको क्या लग रहा है कि बेस पीरियड बढ़ेगा तो ड्यूटी बढ़ेगी कि घटेगी, बताइए इसको। बताइए कैसे बेस पीरियड अफेक्ट करेगा ड्यूटी को, बताइए, रिप्लाई करिए, बताइए, रिप्लाई करिए। अनिल, दिव्यांश, मनन, मोहम्मद मोहसिन, बताइए सब लोग रिप्लाई करिए, सोचिए। गलत सही जरूरी नहीं है, इसको नहीं सोचना है आपको, आपको एफर्ट डालना है, सोचना है, बुद्धि चलानी है कि क्या कैसे फर्क क्रिएट करेगा, बताइए। डिक्रीज ड्यूटी, वेरी गुड। नवीद ने बोला कि ड्यूटी डिक्रीज करेगी, यानी अगर बेस पीरियड बढ़ेगा तो ड्यूटी डिक्रीज करेगी, वेरी गुड। बाकी लोग भी सोचिए। अच्छा, हमने रिलेशनशिप निकाला है, डेल्टा बराबर 8.64 बी डिवाइड बाई डी। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि जो बेस पीरियड है, अगर देखो मैं डी लिखना चाहूं तो डी बराबर हो जाएगा 8.64 बी डिवाइड बाई डी, यहां सॉरी डिवाइड बाई डेल्टा। यहां से मुझे नजर आ रहा है कि जो डी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू बी है, यानी लेंथ ऑफ बेस पीरियड बढ़ेगा तो ड्यूटी बढ़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया है, इस एक्सप्रेशन से तो ये समझ के आ रहा है कि जो बेस पीरियड है वो बढ़ेगा तो ड्यूटी बढ़ेगा। क्या ये एक्सप्रेशन सही बता रहा है, बताइए, बताइए। आपका आंसर इस मैथ से तो गड़बड़ हो गया, नवीर जी, बाकी लोग भी आंसर करिए। तो नवीद जी का आंसर बिल्कुल सही है, इसको आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये ऐसे सोचना ही नहीं है आपको, इस तरीके से सोचना नहीं है, इसलिए बता दिया मैंने, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप ऐसे सोच सकते हो और गलती कर सकते हो। लेंथ ऑफ बेस पीरियड बढ़ेगा तो ड्यूटी कम होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ बेस पीरियड बढ़ रहा है मतलब लॉसेज बढ़ रहे हैं। जब भी आप कंपैरिजन करोगे आप अमाउंट को सेम रख के चलोगे। देखो यहां पे डेल्टा और ड्यूटी और बी तीन फैक्टर्स हैं, अगर मैं बोलूं डी प्रोपोर्शनल टू बी है तो ये चीज मैं बोल नहीं सकता हूं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, ठीक है। देखो, अगर बेस पीरियड की लेंथ बढ़ेगी, बेस पीरियड की लेंथ बढ़ेगी तो आप नंबर ऑफ वाटरिंग ज्यादा दोगे, मतलब ज्यादा मान लो उतना ही पानी है, डेल्टा आपने 100 सेंटीमीटर ही प्रोवाइड करना है, पर वही 100 सेंटीमीटर अगर बेस पीरियड ज्यादा होगा तो आप ज्यादा नंबर ऑफ वाटरिंग देके प्रोवाइड करोगे। हर बार लॉसेज होंगे, जितना बार आप पानी सप्लाई करोगे हर बार लॉसेज होंगे, हर बार इवेपोरेशन होगा, सीपेज होगा, एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी 100% नहीं होगी। तो इस वजह से लॉसेज बढ़ जाएंगे, और लॉसेज बढ़ने की वजह से ड्यूटी की वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी। इस एक्सप्रेशन से ये नहीं समझ आएगा, इसको आपको थ्योरेटिकली याद रखना है। जैसे दो हमने क्रॉप्स ली, एक शुगर केन और एक राइस, अगर कोई पूछे कि इनमें किसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वाटर रिक्वायरमेंट किसकी ज्यादा है, राइस की नहीं, शुगर केन की ज्यादा है, क्योंकि शुगर केन और राइस है दोनों 120 सेंटीमीटर रिक्वायर कर रहे हैं, डेल्टा इनकी 120 सेंटीमीटर है, पर शुगर केन का बेस पीरियड ज्यादा है, और अगर बेस पीरियड ज्यादा है तो वही 120 सेंटीमीटर उसको देने में तुमको एट रेगुलर इंटरवल्स
ज्यादा वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लॉसेज को अगर आप अकाउंट में लोगे, अगर आपने 120 सेंटीमीटर ही सप्लाई किया तो उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लॉसेज के बाद कम ही वहां पे पहुंच पाएगा या वो यूज कर पाएगा। तो हम 120 से कुछ ज्यादा ही सप्लाई करेंगे, ज्यादा, ताकि जो 120 उसकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करी जा सके। और ऐसे में देखो लॉसेज बढ़ रहे हैं, अगर बेस पीरियड की लेंथ ज्यादा है, नंबर ऑफ वाटरिंग ज्यादा है, लॉसेज बढ़ रहे हैं, लॉसेज बढ़ रहे हैं, तो ड्यूटी कम हो गई, मींस दैट नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड दैट यू कैन इरिगेट नाउ विल बी लेस। तो याद रखना, ये एग्जाम के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी फैक्टर्स तो सिंपल है, आप समझ जाओगे। तो यहां पे लिख लो, यहां पे लिख लो, एज द लेंथ ऑफ बेस पीरियड इंक्रीजेज ड्यूटी रिड्यूसेज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द लॉसेज। as length of base period increases, duty reduces. As the length of base period increases, duty reduces because of increase in the losses. Because of increase in the losses. लॉसेज बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से ड्यूटी कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप आसानी से समझ सकते हो, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो काफी अच्छे से समझ सकते हो आप। देखो नेक्स्ट फैक्टर टाइप ऑफ क्रॉप, सेकेंड फैक्टर है टाइप ऑफ क्रॉप। बताओ टाइप ऑफ क्रॉप, वो वाली क्रॉप जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसकी ड्यूटी कम होगी। मतलब मान लो कोई क्रॉप है जिसकी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, तो उसके कम हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आप इरिगेट कर पाओगे बाई प्रोवाइडिंग 1 मीटर क्यूब ऑफ डिस्चार्ज, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउट इट्स बेस पीरियड। भाई जिसकी वाटर, जो हमने डेरिवेशन किया था डेल्टा बराबर 8.64 बी बाई डी का, उस डेरिवेशन में देखो तो हमने क्रॉप को डेल्टा वाटर इंश्योर किया था, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको हमने इंश्योर किया था। ऐसा नहीं इरिगेशन करने का मतलब कि कितने हेक्टेयर तक पानी फ्लो करके जा पा रहा है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। मैं बोल रहा हूं कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर पाऊंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में पानी फ्लो करके पहुंच जाएगा। इरिगेट करने का मतलब है कि जो वो हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है उनमें जो भी क्रॉप है, उन क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर पाऊंगा। तो जब भी आप ड्यूटी के बारे में सोचो, डेल्टा नहीं भूल जाना है। और अगर डेल्टा कम है किसी क्रॉप की, मतलब किसी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, थ्योरेटिकली ऐसे समझो, तो कम जिसको पानी चाहिए होगा उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर से मैं उसके ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर पाऊंगा। तो टाइप ऑफ क्रॉप भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ड्यूटी को अफेक्ट कर रहा है। ऐसी क्रॉप जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है उनकी ड्यूटी कम होगी, और ऐसी क्रॉप जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है उनकी ड्यूटी ज्यादा होगी। तो इसको लिख लो, इस पॉइंट को लिखो, अ क्रॉप रिक्वायरिंग मोर वाटर विल हैव लेसर कवरेज। A crop requiring more water will have lesser coverage, will have lesser coverage of area for the same quantity of water. For the same quantity of water, for the same quantity of water being supplied, being supplied as compared to the crop requiring less water, as compared to the crop requiring less water, as compared to the crop requiring less water. ठीक है, देन थर्ड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर के बाद थर्ड फैक्टर टाइप ऑफ सॉइल। खुद से बताओ टाइप ऑफ सॉइल किस तरीके से अफेक्ट करेगा, टाइप ऑफ सॉइल कैसे अफेक्ट करेगा। भाई अगर सॉइल ऐसी है जिसकी वाटर रिटेंटिविटी अच्छी है, मतलब जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, मतलब अगर कोई फाइन सॉइल है तो उस सॉइल में पानी के लॉसेज कम होंगे। अगर कोई ऐसी सॉइल है जिसकी वाटर रिटेंटिविटी अच्छी नहीं है, मतलब पानी वो अच्छे से रिटेन नहीं कर पा रहा है, उसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, उसकी पोरोसिटी कम है, तो होगा क्या, जब मैं पानी सप्लाई करूंगा तो वो पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, वो रूट जोन में रिटेन ही नहीं कर पाएगा, और वो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट को भी इस वजह से फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो जो ज्यादा परमिएबल सॉइल है, जिनमें इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है, उसमें लॉसेज बढ़ जाएंगे, लॉसेज ड्यू टू परकोलेशन। और ऐसी सॉइल्स में मैं उतने ही डिस्चार्ज से लेसर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कवर कर पाऊंगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सॉइल है जो फाइन ग्रेन इन नेचर है, जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, मतलब जिसमें रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, तो मैं ऐसी सॉइल में ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर पाऊंगा। जब भी मैंने सॉइल को वेरी किया है, बाकी सारे फैक्टर्स को मैंने कांस्टेंट कर दिया है, अब उसी क्रॉप में मैं कंपेयर कर रहा हूं, बाकी और कोई चीज नहीं बदल रहा हूं। ऐसा नहीं कि टाइप ऑफ सॉइल भी बदल रहा हूं, फिर एक में राइस के लिए देख रहा हूं, एक में मैं शुगर केन के लिए, या एक में मैं व्हीट के लिए देख रहा हूं। Whenever I am comparing anything, ये कंपैरिजन का इंजीनियरिंग में रूल है कि जब भी आप एक चीज को दूसरी चीज से रिलेशनशिप को कंपेयर करोगे थ्योरेटिकली, तो बाकी सारे पैरामीटर्स को आप कांस्टेंट कर दोगे। सो दूसरी तरीके से मैं समझाता हूं, जैसे अगर मैं बोलूं डिस्चार्ज बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी है, दिस इज वन डायमेंशनल कंटिन्यूटी इक्वेशन जो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि डिस्चार्ज प्रोपोर्शनल टू एरिया है, मतलब अगर मैं एरिया ऑफ फ्लो बढ़ाऊंगा तो डिस्चार्ज बढ़ेगा,
तो ये बोलने में मैंने ऑटोमेटिकली v को, वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लिया है। जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, मतलब उतनी ही वेलोसिटी से फ्लो हो, लेकिन एरिया ऑफ फ्लो को मैं इंक्रीज करूं तो डिस्चार्ज बढ़ेगा। अगर एरिया ऑफ फ्लो में इंक्रीज करूं और वेलोसिटी को रिड्यूस करने लगूं तो मैं नहीं कमेंट कर सकता हूं कि डिस्चार्ज में क्या फर्क पड़ रहा है। फिर मुझे एक्चुअल मैथमेटिकल वैल्यू देखनी पड़ेगी। मतलब अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स एक बार में वेरी करेंगे तो मैं थ्योरेटिकली नहीं कमेंट कर सकता हूं, फिर मुझे मैथमेटिकली न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और बड़ा फॉर्मूला लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिखा एफ डी बराबर सी डी इंटू हाफ ए वी स्क्वायर, सी डी इंटू रो इंटू हाफ ए बी स्क्वायर, ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है। अगर मैं बोलूं कि जो ड्रैग फोर्स है, जो ये एफ डी है, ये प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। जब मैं ये प्रोपोर्शनल साइन लगा रहा हूं तो मैंने बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट ले लिया है। मतलब एरिया ऑफ जो सरफेस है या जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो डेंसिटी है, जो सी डी है, इन सबको कांस्टेंट रखते हुए अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो वेलोसिटी का स्क्वायर पे ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रहा है। मतलब फिर ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा, और कैसे बढ़ेगा? विद स्क्वायर रिलेशनशिप। तो इसको मैंने कंपेयर करने के लिए बाकी सबको कांस्टेंट कर दिया। अगर मैं बोलूं कि एफ डी प्रोपोर्शनल टू एरिया है, तो ये चीज करने में मैंने बाकी सब कुछ कांस्टेंट कर लिया है। मतलब वेलोसिटी वगैरह सब कांस्टेंट करते हुए, बाकी अदर पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हुए अगर मैं एरिया को बढ़ाऊंगा तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगा। तो जब भी कभी आप इंजीनियरिंग में कंपैरिजन करते हो, आप एक बेस बनाते हो। कल की क्लास में मैंने सिखाया था कि आपकी हाइट आपकी बहन की हाइट से अगर मैं कंपैरिजन करूं, आपको मैं जमीन पे खड़ा करूं, आपकी सिस्टर को मैं स्टूल पे खड़ा कर दूं, टेबल पे खड़ा कर दूं, और बोलूं कि आपकी सिस्टर की हाइट ज्यादा है, तो ये गलत कंपैरिजन होगा। बल्कि सही कंपैरिजन के लिए मुझे तुम दोनों ही को एक सेम लेवल पे, एक सेम बेस पे खड़ा करना पड़ेगा। वैसे ही जब भी कभी आप कंपैरिजन करते हो, बेस सेम रखते हो। अगर मैं दो चीजों के वेट का कंपैरिजन करूंगा, उनका वॉल्यूम सेम रखूंगा। अगर मैं दो चीजों के वॉल्यूम को सेम कंपैरिजन करूंगा, उनकी वेट को सेम रखूंगा। अगर मैं दो चीजों की डेंसिटी का कंपैरिजन करूंगा, उनका अमाउंट सेम लूंगा, उनका जो वेट है या वॉल्यूम है उसको सेम लेते हुए मैं कंपैरिजन करूंगा। जब भी कभी कंपैरिजन करते हैं, बाकी सारी चीजों को फिक्स कर देते हैं। अगर मैंने बोला टाइप ऑफ सॉइल चेंज कर रही है, एक फाइन ग्रेन सॉइल है और एक कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स को मैंने कांस्टेंट कर दिए। अब टाइप ऑफ क्रॉप नहीं चेंज कर रहा हूं, अब मैं और कोई पैरामीटर को चेंज नहीं कर रहा हूं। तो उसी क्रॉप में, उन्हीं कंडीशंस में, अगर फाइन ग्रेन्ड सॉइल होगी, जिसकी वाटर रिटेंटिविटी अच्छी है, जिसकी रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, उसमें मैं ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कवर कर सकता हूं। मतलब वहां पे ड्यूटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई कोर्स ग्रेन सॉइल है तो वहां पे लॉसेज बढ़ जाएंगे, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी नहीं चेंज कर रहा हूं, उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर से अब मैं लेसर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर पाऊंगा, क्योंकि लॉसेज यहां पे बढ़ जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स आप याद रख सकते हो। इसमें भी लिख लो इस पॉइंट को, राइट दिस पॉइंट। लिखो द इफ द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल अंडर इरिगेशन इज हाई, if the permeability of soil under irrigation is high, if the permeability of soil under irrigation is high, if the permeability of soil under irrigation is high comma, water loss due to percolation will be more, 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 hence duty will be reduced, hence duty will be reduced, and vice versa, vice versa मतलब फाइन ग्रेड में इसका उल्टा हो जाएगा, and vice versa, and vice versa. Now next factor, fourth factor is suppose climate की बात करूं मैं, climate, क्लाइमेट बताओ, क्लाइमेट एंड सीजन ले लूं मैं, सीजन, ठीक है, या सीजन रहने देता हूं, बहुत अच्छा टर्म नहीं है। क्लाइमेट की बात करूं, या दोनों ही ले सकते हो आप। चलो मैं अंतर भी आपको बता दे रहा हूं। देखो क्लाइमेट एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, सिखा चुका हूं वैसे आपको। जैसे मैं बोलूं कोई वार्मर क्लाइमेट है, तो मुझे पता है कि किसी दूसरे जगह से कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशंस डिनोट करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस लॉन्ग पीरियड इज जनरली टेकन टू बी 35 इयर्स इन इंडियन स्टैंडर्ड्स, एंड एज पर WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस लॉन्ग पीरियड इज एटलीस्ट 50 इयर्स। जैसे पिछले 50 सालों में मैं देख रहा हूँ, 100 सालों में देख रहा हूँ कि इंडिया में दिसंबर में, जनवरी में ठंडी पड़ती है। ये इंडिया का क्लाइमेट है, ये पिछले कई सालों से, हो सकता है थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पर दिसंबर और जनवरी में ठंडी पड़ती है एक्चुअली उस साल या नहीं पड़ती है, ये सीजन है। सीजन मतलब जो मिल रहा है, वेदर मतलब जो मुझे मिल रहा है फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट और सीजन के हिसाब से भी जो लॉसेज है वो अफेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो वही वीट को मैं
आप जैसे बुक पढ़ोगे तो जो 13 सेंटीमीटर लिखाया है मैंने आपको व्हीट के लिए कोर डेप्थ, या जो मैंने लिखा है 40 सेंटीमीटर, तो उसमें लिखेगा दिस इज जनरली फॉर व्हीट इन उत्तर प्रदेश। मतलब कहां पे, किस जगह पे मैं व्हीट को उगा रहा हूं, वही गेहूं, सेम सीड है, सीड का वैरायटी सेम है, उसी सीड को मैं ले जाऊं मान लो राजस्थान में उगाऊं तो हो सकता है वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, उसी सीड को मैं ले आके हिमाचल में उगाऊं तो हो सकता है वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, उसी सीड को लेके मैं यूपी चला जाऊं, हो सकता है वाटर रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो। कहां पे कैसा क्लाइमेट है, कैसी कंडीशंस हैं, ये भी लॉसेज को अफेक्ट करेंगी। कौन से लॉसेज को अफेक्ट करेंगी? जो लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन है, जो लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन है वो अफेक्ट होगा मेनली टेम्परेचर से। तो इस वजह से फिर से वाटर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। प्लस क्रॉप्स भी कुछ ऐसे ही तो इवॉल्व कर रही हैं कि वो जैसे व्हीट हर जगह नहीं होगा, उसके लिए कुछ सूटेबल क्लाइमेट चाहिए, उसके हिसाब से लॉसेज बढ़ जाएंगे, उसके हिसाब से ईल्ड भी चेंज हो जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज करने से भी लॉसेज, जो लॉसेज है इवेपोरेशन लॉस मेनली, उनमें फर्क आएगा। इस वजह से जो नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में इरिगेट कर सकता हूं वो चेंज कर जाएगा। यू कैन से मतलब जो ड्यूटी है वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई वार्मर क्लाइमेट होगा तो वहां पे इवेपोरेशन लॉसेज बढ़ जाएंगे, वहां पे उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर से मैं लेसर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर पाऊंगा। लेकिन अगर कोई कोल्डर क्लाइमेट है सेम क्रॉप के लिए कंपैरेटिवली, जहां पे टेम्परेचर कम होगा, वहां पे ड्यूटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पे जो लॉसेज ड्यू टू इवेपोरेशन है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करते हुए मैं मोर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर सकता हूं। तो क्लाइमेट और सीजन जो है ये भी एक फैक्टर है जो कि ड्यूटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिए एज 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 ड्यूटी इंक्लूड्स द वाटर लॉस्ट इन इवेपोरेशन, as duty includes the water loss in evaporation, as duty includes the water loss in evaporation, as duty includes the water loss in evaporation and percolation, and percolation, and percolation, comma, it will change with change in climate and season, it will change with change in climate and season, it will change with change in climate and season due to due to due to due to change in the lossage, due to change in the lossage, full stop। लिखो in warmer climate, in warmer climate, in warmer climate evaporation losses will increase, evaporation losses will increase, evaporation losses will increase, which will reduce the value of duty, which will reduce the value of duty, which will reduce the value of duty, and vice versa, and vice versa, and vice versa। ठीक है, दिस इज द फोर्थ फैक्टर। ये मैंने आपको समझाया। क्लाइमेट को आप ऐसे बोल सकते हो, क्लाइमेट इज एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशंस फॉर, वेदर कंडीशंस फॉर जनरली यू कैन से n बराबर 1 से n बराबर 35 फॉर इंडियन स्टैंडर्ड एंड 50 ईयर्स फॉर WMO। दिस इज क्लाइमेट। एग्रीगेट का मतलब समझते हो, ये जोड़ रहा हूं मैं, या इंटीग्रेशन कर सकते हैं वेदर कंडीशंस का, फ्रॉम n बराबर 1 से लेके n बराबर जनरली 35 ईयर या 50 ईयर्स, ये बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फिर, एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन। अब पहले तो बताओ एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन से तुम्हें क्या समझ आ रहा है? बोल तो दिया मैंने कि एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन अफेक्ट करेगा, पर सोच के बताओ एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन से तुम क्या समझ रहे हो। ऑल्दो इसको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं आगे, पर तुम सोच के बताओ कि एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन से तुम क्या समझते हो, या इन जनरल एफिशिएंसी से ही क्या समझते हो, एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। क्योंकि जो मतलब एफिशिएंसी का हर जगह होता होगा, यहाँ पे भी वही मतलब होता होगा, बस यहाँ पे वो एफिशिएंसी इरिगेशन एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी से क्या समझते हैं, बताइए। ठीक है, चलो देखो, जब भी तुमको कभी एफिशिएंसी नजर आए, एफिशिएंसी इज ऑलवेज रिलेटेड विद
आउटपुट एंड इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट इंटू 100, इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। कितना इनपुट देने पे कितना आउटपुट निकल रहा है, मींस आउटपुट एज परसेंटेज ऑफ द इनपुट, उसको मैं एफिशिएंसी बोलता हूं। ठीक है, एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड होता है। जो इनपुट माइनस आउटपुट है, दिस इनपुट माइनस आउटपुट इज नथिंग बट लॉसेज। इनपुट माइनस आउटपुट, हर एक प्रोसेस में लॉसेज होते हैं। कोई भी जो प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है प्रैक्टिकली, यानी कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे। इस वजह से जो भी इनपुट होगा उतना ही आउटपुट मुझे कभी भी नहीं मिलने वाला है। आउटपुट विल ऑलवेज बी स्लाइटली, या डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, आउटपुट विल बी लेस इन कंपैरिजन टू इनपुट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, मैं कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको एट अ टाइम इस क्लास में दे रहा हूं, पर क्या आप सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में कैच कर पा रहे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं है। कोई भी प्रोसेस इस दुनिया में 100% नहीं है। भले ही क्लास के तुरंत बाद मैं तुमसे पूछना शुरू करूं कि आज बताओ क्या क्या पढ़ाया, तब भी तुम 100% वो सारी चीजें नहीं बता पाओगे जो मैं आपको बता रहा हूं। योर फोकस लेवल मे नॉट बी दैट हाई। हर जगह इसी तरीके से आप एफिशिएंसी को देख सकते हो कि इनपुट और आउटपुट में कैसा रिश्ता है, रिसोर्सेज कितने में दे रहा हूं, उससे मुझे रिजल्ट कितना मिल रहा है। इन जनरल हमेशा ही इनपुट आउटपुट से ज्यादा होगा। जो इनपुट माइनस आउटपुट है, दे आर नथिंग बट लॉसेज। और जब भी तुमको एफिशिएंसी नजर आए, तुम्हारे दिमाग में आउटपुट और इनपुट चलना चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूं इरिगेशन एफिशिएंसी, तो इरिगेशन एफिशिएंसी क्या हो गया कि मैं इरिगेशन है क्या? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर द पर्पज ऑफ देयर ग्रोथ सो दैट दे कैन कम टू मैच्योरिटी। यही है इरिगेशन ना, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो मैं जो पानी अप्लाई कर रहा हूं वो हो गया इनपुट। और किस लिए अप्लाई कर रहा हूं? ताकि प्लांट्स उस पानी को यूटिलाइज कर सकें, तो वो जितना कर पा रहे हैं वो हो गया आउटपुट। और आउटपुट बाय इनपुट विल बी व्हाट? एफिशिएंसी। ठीक है, अलग अलग इरिगेशन प्रोसेसेस की एफिशिएंसी अलग होगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग इरिगेशन प्रोसेसेस में लॉसेस अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन की बात करूं, तो अलग अलग मेथड्स ऑफ इरिगेशन अगर मैं अडॉप्ट करूं, तो जो एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग मेथड्स ऑफ इरिगेशन में लॉसेस विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, मोटे मोटे तौर पे देखो, अगर मैं फ्री फ्लडिंग करूं या वाइल्ड फ्लडिंग करूं तो लॉसेज ज्यादा है। अगर मैं ड्रिप इरिगेशन यूज करूं या स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करूं तो लॉसेज कम है। और जैसे ही लॉसेज रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब मुझे आउटपुट ज्यादा मिल रहा है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एफिशिएंसी जो है, इरिगेशन एफिशिएंसी, वो भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है किस चीज को? ड्यूटी को। अगर मेरे प्रोसेस की, मेरे इरिगेशन जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा ड्यूटी होगी, मतलब आई कैन कवर मोर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और अगर लॉसेज बढ़ेंगे मतलब एफिशिएंसी कम होगी, देन आई विल नॉट बी एबल टू कवर मोर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, मतलब जो ड्यूटी की वैल्यू है वो रिड्यूस कर जाएगी। ऑल्दो आगे मैं डिटेल में आपको इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में बताऊंगा। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसीज, जैसे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, कन्वेयंस एफिशिएंसी, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसीज, उसकी हम बात करेंगे। पर अभी मोटे मोटे तौर पे मैंने एक बात बताई, क्योंकि एफिशिएंसी जब भी आपके दिमाग में आए, आपको लॉसेज, इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। और लॉसेज एसोसिएट कर रहे हैं एफिशिएंसी से, लॉसेज बढ़ेंगे तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर से मैं लेसर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेट कर पाऊंगा, मतलब ड्यूटी की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी एफिशिएंसी ज्यादा तो ड्यूटी ज्यादा, एफिशिएंसी कम तो ड्यूटी कम। ठीक है, लिखिए इसको, लिखिए, इफ हायर इज द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, लेसर विल बी द लॉसेज। इफ हायर इज द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन, lesser will be the loss of water. If higher is the efficiency of irrigation, lesser will be the loss of water. And more is the availability of water for irrigation. And more is the availability of water for irrigation. And more is the availability of water for irrigation, which results in higher duty, which results in higher duty, which results in higher duty, which results in higher duty. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर यूजफुल रेनफॉल। नेक्स्ट फैक्टर यूजफुल रेनफॉल। यूजफुल रेनफॉल, या इसको कई बार बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल, यूजफुल रेनफॉल या इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब होता है कि
वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ क्रॉप हमें रिसीव हुआ है। मतलब क्रॉप्स को जब पानी चाहिए तब जो बारिश हो रही है उसको बोल रहे हैं इफेक्टिव रेनफॉल या यूजफुल रेनफॉल। ये बार बार हम अपनी स्टडी के हिसाब से अपने सोचने का नजरिया चेंज कर लेते हैं। जब हाइड्रोलॉजी में आओगे तुम, हाइड्रोलॉजी में तुमको बताऊंगा यूजफुल रेनफॉल या इफेक्टिव रेनफॉल, तो मैं बोलूंगा कि ये वो वाली रेनफॉल है जो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि इन हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट द अल्टीमेट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी विल बी रन ऑफ। जो प्राइम इंपॉर्टेंस की चीज है पूरे हाइड्रोलॉजी में वो रन ऑफ है। रन ऑफ के अतिरिक्त जो भी चीजें हैं उनको मैं लॉसेज ले लेता हूं, वहां पे रन ऑफ की हम स्टडी करते हैं तो मैं बोलूंगा इवेपोरेशन लॉस है, इनफिल्ट्रेशन लॉस है, सब कुछ जो है रन ऑफ के अतिरिक्त वो लॉस है। वहां पे इनपुट क्या है, रेनफॉल, आउटपुट क्या है, रेनफॉल से रन ऑफ जनरेट हो रहा है। इनपुट और आउटपुट के बीच में लॉसेज एसोसिएट हो सकते हैं। कौन से लॉसेज, जो उस रेनफॉल को रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करने से रोक रहे हैं। तो वहां पे मैं बोलूंगा इफेक्टिव रेनफॉल, यूजफुल रेनफॉल, वो वाली रेनफॉल जो रन ऑफ में कन्वर्ट हो रही है, जिससे रन ऑफ मिल रहा है मुझे, क्योंकि वहां पे रन ऑफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पर इरिगेशन में आ गया मैं तो यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट टू द क्रॉप्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बोलूंगा वो वाली रेनफॉल जो जब क्रॉप्स को पानी चाहिए तब आ रही है, मींस इट इज फुलफिलिंग सम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, तो उसको बोल दिया कि यूजफुल या इफेक्टिव रेनफॉल है। और अगर इफेक्टिव रेनफॉल बढ़ेगी, यूजफुल रेनफॉल बढ़ेगी, मतलब पानी मिल गया है नेचुरली क्रॉप्स को, तो मैं आर्टिफिशियली क्यों ही सप्लाई करूंगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जो नहीं मिल पाया होगा फ्रॉम नेचुरल रेनफॉल बस उतना ही मुझे फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब आई नीड टू सप्लाई लेसर डेप्थ ऑफ वाटर, आई नीड टू सप्लाई लेसर अमाउंट ऑफ वाटर टू इरिगेट दैट क्रॉप। जहां पे रेनफॉल ऑलरेडी हो गई है तो मैं ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर सकता हूं, यानी अगेन ड्यूटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ड्यूटी इफेक्टिव रेनफॉल से भी अफेक्ट हो रही है। इफेक्टिव रेनफॉल ज्यादा मतलब कुछ रिक्वायरमेंट जो क्रॉप्स की है वो फुलफिल हो चुकी है, और अगर वो फुलफिल हो चुकी है तो जो मेरे पास पानी है जो मैं सप्लाई कर रहा हूं उससे मैं अब ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट कर सकता हूं, मतलब ड्यूटी की वैल्यू अब बढ़ गई है। राइट इट अगेन, फिर से लिखिए इसको, इन सम ऑफ द क्रॉप्स, इन सम ऑफ द क्रॉप, सॉरी, इन सम ऑफ द केसेज, नॉट क्रॉप्स, इन सम ऑफ द केसेज, इन सम ऑफ द केसेज, comma, if useful rainfall is more, 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 if useful rainfall is more more means certain demand of water, means certain demand of water of crops is fulfilled, means certain demand of water for crops is fulfilled, and hence and hence and hence and hence duty will increase, duty will increase, and hence duty will increase। ठीक है, एक बच्चे ने मैसेज लिखा हुआ है कि करेंटली जम्मू एंड कश्मीर इज फेसिंग रेनफॉल डेफिसिट मोर, नाम है आपका मनन। मनन जी, रेनफॉल डेफिशिएंसी इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो दूसरी चीज है, इससे नहीं रिलेट करना है। सोच आपकी सही है पर वो टर्म ही डिफरेंट है इन सिविल इंजीनियरिंग। तो रेनफॉल डेफिशिएंसी आप हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है, रेनफॉल डेफिशिएंसी वहां पे आप डिफाइन करते हो, सो लीव दैट, वहां पे आप एनुअल एवरेज रेनफॉल पढ़ते हो और उसके हिसाब से रेनफॉल डेफिशिएंसी डिफाइन करते हो। और रेनफॉल डेफिशिएंसी से तुम बताते हो कि कोई एरिया में ड्रॉट आया हुआ है या फिर नॉर्मल ईयर रहा है, गुड ईयर, बैड ईयर, नॉर्मल ईयर, ये सब वहां पे देखा जाता है। तो रेनफॉल एफिशिएंसी इज टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे अगर आपने सॉरी रेनफॉल एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, रेनफॉल डेफिसिट, जैसे आपने बोला कि रेनफॉल डेफिशिएंसी या रेनफॉल डेफिसिट जम्मू कश्मीर में हाई है, मतलब जो ऑन एन एवरेज जम्मू कश्मीर में बारिश होती है वो बारिश नहीं मिल पा रही है, दैट इनपुट रेनफॉल इज नॉट कमिंग इन दैट रीजन बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेट और एनी अदर रीजन। तो ये उसका मतलब है, इट शुड नॉट बी रिलेटेड विद दिस टॉपिक। ठीक है, चलिए लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगला जो फैक्टर है टोपोग्राफी ऑफ लैंड, सेवंथ फैक्टर इज टोपोग्राफी ऑफ लैंड, टोपोग्राफी ऑफ लैंड, टोपोग्राफी ऑफ लैंड, टोपोग्राफी ऑफ लैंड। जो लैंड की टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब समझ ही रहे हो आप, अगर प्लेन लैंड है तो लॉसेज कम हो जाएंगे, अगर स्लोपी लैंड है, इरेगुलर टोपोग्राफी है तो पानी इधर उधर कलेक्ट होने लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, लॉसेज बढ़ जाएंगे, अगेन ड्यूटी विल बी यू कैन से रिड्यूस्ड। तो आप समझ रहे हो, मैं सीधा सीधा बस पॉइंट्स लिख दे रहा हूं। टोपोग्राफी ऑफ लैंड आप समझ रहे हो कि अगर प्लेन टोपोग्राफी होगी लॉसेज विल बी लेस, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्रॉपर, ड्यूटी विल बी हाई,
अगर इरेगुलर टोपोग्राफी होगी, लॉसेज विल बी यू कैन से इंक्रीज, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हर जगह नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ड्यूटी विल बी रिड्यूस्ड। तो टोपोग्राफी ऑफ लैंड, देन एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड, एट्थ वन इज एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड, एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड, एफिशिएंसी ऑफ कल्टीवेशन मेथड। कल्टीवेशन मेथड का मतलब जुताई, खेती करने का जो तरीका है, कैसे आप खेती कर रहे हो, बिल्कुल वो भी प्रभावित करेगा ड्यूटी को। अगर तुमने ऑप्टिमम डेप्थ से ज्यादा खुदाई कर दिया है, एक्सकवेट कर दिया है, सॉइल को परफोरेट कर दिया है, तो जो वाटर रिटेंशन है, वो पानी सोखेगा जो जमीन, वो बढ़ जाएगा। तो फिर से इस वजह से लेसर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आप इरिगेट कर पाओगे। अब ऐसा भी नहीं कि फिर तुम कल्टीवेशन करो ही नहीं, जुताई करोगे ही नहीं, जुताई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूट जोन में आपको एयर भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए, और इसके लिए आप सॉइल को परफोरेटेड रखना चाहते हो, ताकि क्रॉप्स को उनकी जो रिक्वायरमेंट की न्यूट्रिशन है वो रूट से अच्छे तरीके से मिल सके। तो अगेन कल्टीवेशन कैसे किया जा रहा है, ये भी प्रभावित अवश्य करेगा ड्यूटी को। ठीक है, नेक्स्ट इज यू कैन से स्किल ऑफ इरिगेटर। नाइन्थ फैक्टर इज स्किल ऑफ इरिगेटर। स्किल ऑफ इरिगेटर, जो इरिगेट करने वाला है उसकी स्किल कैसी है। कोई अनाड़ी आदमी है, लॉसेज ज्यादा करेगा, पानी इधर उधर फेंकेगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कम करेगा, जिसकी वजह से ड्यूटी रिड्यूस कर जाएगी। कोई स्किल्ड इंसान है, स्किल्ड लेबर है आपके पास, उसको पता है चीजें कैसे हो रही है, किस तरीके से की जाने वाली है, तो वो लॉसेज रिड्यूस कर देगा। मींस मोर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेट किया जा सकता है, मींस ड्यूटी विल बी इंक्रीज्ड। तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, देन मेथड ऑफ इरिगेशन, ये समझ चुके हो आप, पहले डिस्कस कर दिया है। मेथड ऑफ इरिगेशन, अलग अलग मेथड्स में लॉसेज एसोसिएटेड अलग अलग है। जैसे अगर मैं ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट करूंगा, लॉसेज काफी कम होंगे, ड्यूटी बढ़ जाएगी। अगर मैं वहीं पे बॉर्डर या चेक अडॉप्ट करूंगा इन कंपैरिजन टू ड्रिप, या कोई और फ्लडिंग करूंगा, लॉसेज बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ड्यूटी रिड्यूस हो जाएगी। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो ड्यूटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट अ क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए द जीसीए, द जीसीए, या चलो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा और पढ़ो। लिखो, हेडिंग डालो, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी। पहला पॉइंट लिखो इसमें, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इफ एरिया ऑफ फील्ड टू बी इरिगेटेड इज नोन, if area of field to be irrigated is known, if area of field to be irrigated is known, एक मिनट का समय दीजिए मुझको। Esse barquinho já tá muito. सब्जी वगैरह से दिलवा लेना, सब्जी वगैरह से दिलवा लेना, दाल सब्जी चलिए लिखिए, इफ एरिया ऑफ फील्ड टू बी इरिगेटेड इज नोन एंड ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर वेरियस क्रॉप्स इज ऑल्सो नोन, एंड ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर वेरियस क्रॉप्स इज ऑल्सो नोन, एंड ड्यूटी ऑफ वाटर फॉर वेरियस क्रॉप्स इज ऑल्सो नोन, is also known, then the rate at which water needs to be supplied, then the rate at which water needs to be supplied, then the rate at which water needs to be supplied can be calculated as, can be calculated as, can be calculated as। इधर देखो, लास्ट क्लास में मैंने ड्यूटी को ऐसे डिफाइन किया था, एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज। अब अभी मैं डिस्चार्ज निकाल सकता हूं कैसे, एरिया बाय ड्यूटी। अगर मुझे पता है कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मुझे इरिगेट करना है, एरिया की यूनिट हम रख रहे हैं हेक्टेयर्स, और ड्यूटी की यूनिट है हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, हेक्टेयर्स पर
क्यूमेक्स। अगर मुझे पता है कि कितने हेक्टेयर्स ऑफ लैंड मुझे इरिगेट करना है, और अगर मुझे पता है कि ड्यूटी उस क्रॉप की कितनी है जिस क्रॉप में मुझे इरिगेशन करना है, तो किस रेट से पानी सप्लाई किया जाए, दिस डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड। तो पहला ड्यूटी का सिग्निफिकेंस क्या आया कि ड्यूटी की समझ होने से मैं डिस्चार्ज यानी किस रेट से पानी सप्लाई करूं ये कैलकुलेट कर सकता हूं। द रेट ऑफ वाटर at which you need to supply irrigation to a particular crop to irrigate a area। क्रॉप की ड्यूटी आपको पता है, एरिया आपको पता है, तो डिस्चार्ज आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स कट जाएगा, ये फाइनली क्या आएगा, क्यूमेक्स। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड, इफ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप इज नोन, if discharge required by the crop is known, if discharge required by the crop is known, if discharge required by the crop is known, and duty of water for various crop is also known, and duty of water for various crops is also known, and duty of water for various crops is also known, is also known, then area of field which can be irrigated can be calculated as, then area of field which can be irrigated can be calculated as, then area of field that can be irrigated can be calculated as। ठीक है, ये देखो फिर से उसी रिलेशनशिप में उल्टा पलटी कर रहा हूं मैं। D बराबर A बाई क्यू था, तो A क्या हो जाएगा, D इंटू क्यू। अगर आपको क्यू पता है, डिस्चार्ज किस रेट से सप्लाई करना है, अगर आपको ड्यूटी पता है, तो कितने हेक्टेयर्स इरिगेट करा जा सकता है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज है दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूमैक्स ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज क्यूमैक्स, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड को क्यूमैक्स बोलते हैं, दिस इज हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, और ये क्या है, एरिया हेक्टेयर्स में। ठीक है, ये तीन चीजें देखो, क्यूमेक से क्यूमेक कट गया, हेक्टेयर निकल गया। तो अगर आपको डिस्चार्ज पता है, किसी क्रॉप को कितना डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है, और अब उसकी ड्यूटी आप जानते ही हो, तो ड्यूटी भी देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगी। मतलब व्हीट इन उत्तर प्रदेश की ड्यूटी अलग हो सकती है, व्हीट इन पंजाब की ड्यूटी अलग हो सकती है, व्हीट इन राजस्थान की ड्यूटी अलग हो सकती है, व्हीट इन केरला की ड्यूटी अलग हो सकती है। ड्यूटी एक ही क्रॉप के लिए अलग अलग जगहों पे भी अलग अलग हो सकती है। इनफैक्ट ड्यूटी एक ही क्रॉप के लिए एक ही जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है। मतलब अगर मैं बोलूं उसी व्हीट को मैं इरिगेट कर रहा हूं, मान लो मैंने व्हीट, जैसे पंजाब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे यूपी में तो व्हीट आप देखोगे तो एक ही बार उगाया जाएगा, मतलब वो एक ही बार हार्वेस्टिंग करते हैं गेहूं की। तो वो कुछ राबी सीजन है, मतलब कुछ नवंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास बुआई कर देते हैं, अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, और उसके मेनली अक्टूबर नवंबर में, और फिर उसके बाद उसकी कुछ फरवरी मार्च में हार्वेस्टिंग करते हैं, 6 महीने का सीजन होता है। तो ये तो एक ही बार कर रहे हैं। पर पंजाब वगैरह में बड़ा कमर्शियलाइज्ड इरिगेशन होता है, बड़ा ही कमर्शियलाइज्ड एग्रीकल्चर की प्रथा चल पड़ी है। यहाँ पे एक ही सीजन में दो दो बार गेहूं उगाया जाता है। मतलब कुछ पहले बुआई कर देंगे, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है उस चीज को अलाउ भी कर रहा है, कुछ पहले बुआई कर देंगे, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी है, एक बार हार्वेस्टिंग कर लेंगे, फिर दोबारा बुआई करेंगे और कुछ लेट हार्वेस्टिंग करेंगे। तो दो दो बार ये गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। और देखो अलग अलग कंडीशंस होंगी, एक ही जगह पे एक ही टाइम, सॉरी एक ही जगह पे एक ही क्रॉप के लिए अलग अलग टाइम पे जब मैं देखूंगा, मतलब पहले जो गेहूं उगाया गया और बाद में जो गेहूं उगाया गया, तो उनकी भी ड्यूटी चेंज कर जाएगी, क्योंकि कंडीशंस, टेम्परेचर एसेट्रा, विंड एसेट्रा, ऑल दिस थिंग्स, ह्यूमिडिटी एसेट्रा, दे विल बी चेंजिंग। ऑल दोज फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इवेपोरेशन या other factors associated with evaporation, they will be changing, and that's why duty will also be changing। ठीक है, तो अगर आपको पता है कितने डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको उस क्रॉप की ड्यूटी पता है उस एरिया में, तो आप कितने हेक्टेयर इरिगेट कर सकते हो ये भी निकाल सकते हो। दिस कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। नाउ पुट हेडिंग मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग ड्यूटी ऑफ वाटर, methods of improving duty of water, methods of improving ड्यूटी ऑफ वाटर। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही थ्योरी थ्योरी देके पूछता है, तो ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग ड्यूटी ऑफ वाटर, वेरियस मेथड्स हैं, इसमें वन बाय वन करके हम समझेंगे। पहला पॉइंट लिखो, हेडिंग डालो पहला, बल्कि नॉट पॉइंट, राइट फर्स्ट, प्रिकॉशंस इन फील्ड प्रिपरेशन एंड सोविंग। फर्स्ट, precautions in field preparation and sowing, in field preparation and sowing, precautions in field preparation and sowing। ठीक है, प्रिपरेशन, precautions in field preparation and
सोविंग। पॉइंट वाइज लिखते जाओ, इसमें कुछ पॉइंट है। पहला, लैंड टू बी यूज फॉर कल्टीवेशन, लैंड टू बी यूज फॉर कल्टीवेशन शुड कॉमा एज फार एज लेवल्ड, लैंड टू बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन शुड कॉमा एज फार एज पॉसिबल कॉमा बी लेवल्ड। मतलब जिसमें सिंचाई करनी है उस जमीन को जहां तक संभव है लेवल कर लो। लेवल करने का मतलब अंड्यूलेशंस हटा दो। इस तरीके से आप ड्यूटी की वैल्यू को इंप्रूव कर सकते हो। जो अनड्यूलेटेड लैंड होगी, जहां पे इरेगुलर टोपोग्राफी होगी, वहां पे पानी कहीं पे कलेक्ट हो जाएगा, कहीं पे पहुंच नहीं पाएगा। इस तरीके से लॉसेस बढ़ जाएंगे, पानी इधर उधर सीप आउट कर जाएगा, एप्लीकेशन एफिशिएंसी रिड्यूस कर जाएगी, ड्यूटी आपकी रिड्यूस कर जाएगी। जैसे ही लॉसेज बढ़ेंगे ड्यूटी रिड्यूस कर जाएंगे, लॉसेज कम करोगे ड्यूटी बढ़ जाएगी। मतलब उसी इरिगेशन सिस्टम से सब कुछ सेम रखते हुए ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आप इरिगेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट देखो, द फील्ड शुड बी प्रॉपरली प्लग्ड। देखो, प्लाउड बोलते हैं इसको, फ्लोइंग बोलते हैं। द फील्ड शुड बी प्रॉपरली प्लोड टू द रिक्वायर्ड डेप्थ, टू द रिक्वायर्ड डेप्थ। वही जुताई करने को प्लोइंग बोलते हैं। तो रिक्वायर्ड डेप्थ तक अच्छे से आपको जुताई करनी है, ठीक है। इससे भी आप ड्यूटी की वैल्यू को इंप्रूव कर सकते हो। ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत कम कर दिया, तो बहुत कम करोगे तो क्रॉप की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, पूरी रूट में परफोरेशंस नहीं मिलेंगी, एरेशन की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और ज्यादा कर दोगे तो पानी का लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स में प्रेफरेबली बी अडॉप्टेड। improved modern cultivation methods, improved modern cultivation methods may preferably be adopted, may preferably be adopted। बोला गया जो मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, इंप्रूव्ड मेथड्स हैं, उनको अडॉप्ट किया जा सकता है, उससे ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोरस सॉइल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर सोविंग क्रॉप्स, porous soil should be treated before sowing crops, porous soil should be treated before sowing crops to reduce seepage of water, to reduce seepage of water। बोला गया अगर ऐसी कोई सॉइल है जो काफी पोरस है, मतलब जो पानी काफी ज्यादा सोख लेगी, तो ऐसी वाली सॉइल को पहले आपको ट्रीट कर लेना चाहिए, नहीं तो वहां पे लॉस बढ़ जाएगा, सीपेज बढ़ जाएगा और ड्यूटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, अल्कलाइन सॉइल्स शुड बी प्रॉपरली लीच्ड बिफोर सोविंग, alkaline soils should be properly leached before sowing, alkaline soils should be properly leached before sowing। बोला गया कोई अल्कलाइन सॉइल है तो उसकी पहले लीचिंग कर लेनी चाहिए। आपको लीचिंग सिखा चुका हूं। लीचिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम फील्ड में पानी भरेंगे और उस पानी में जो सॉल्ट्स वगैरह हैं उनको डिसॉल्व कर लेंगे और उस पानी को हम वॉश आउट कर देंगे। मतलब खेत को एक तरीके से धुल दिया है ताकि खेत में जो सॉल्ट्स वगैरह है, अल्कलीज वगैरह है, वो उस पानी में डिसॉल्व होके निकल जाए, खेत से बाहर निकल जाए। इससे फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और इस तरीके से कुछ ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। अब ड्यूटी कैसे बढ़ेगी तो ये आगे आपको समझाऊंगा मैं, जब वो चैप्टर कराऊंगा, वाटर लॉगिंग एंड रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉग्ड सॉइल, दैट विल बी क्लियर। क्योंकि जो सॉल्ट्स हैं उससे प्रॉब्लम होती है, जो क्रॉप्स हैं उनको, बेसिकली क्रॉप्स पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते अच्छे से। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होती है जिससे क्रॉप्स पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द सॉइल, और वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में डिफिकल्टी क्रिएट होगी जिसकी वजह से मॉइस्चर स्ट्रेस विल बी देयर, मींस क्रॉप्स को पानी एक्सट्रैक्ट करने में मुश्किल होगी, जिसकी वजह से अगेन ड्यूटी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ यू कैन से इरिगेशन जैसे ही चेंज होगी, जैसे लॉसेज बढ़ेंगे, ड्यूटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आगे आप समझ सकते हो। बहरहाल ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर अल्कलाइन सॉइल है तो आपको ज्यादा पानी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इरिगेशन रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। अलग अलग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स है, ये आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां पे सिखाऊंगा कि ये जो अल्कलिनिटी है, ये जो सॉल्ट्स वगैरह, इनको वॉश आउट करने के लिए कहीं पे प्री सोविंग रिक्वायरमेंट जिसको बोलूंगा, मतलब सोविंग करने से पहले ये रिक्वायरमेंट है कि आप पहले फील्ड को धुलो, एक्सेस सॉल्ट्स को वॉश आउट करो ताकि अच्छे से प्रोडक्शन हो सके। तो इसमें कुछ एडिशनल वाटर विल बी वेस्टेड, दैट्स व्हाई जो अवेलेबल वाटर है उससे मैं लेसर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेट कर पाऊंगा, कम कर पाऊंगा। इससे भी ड्यूटी अफेक्ट होगी, इसलिए ड्यूटी को इंप्रूव करने के लिए मैं इन अल्कलीज को या इन सॉल्ट्स को पहले ट्रीट करूंगा ताकि ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में कवर कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकेंड, ये फर्स्ट था प्रिकॉशंस इन फील्ड, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें स्टेटमेंट्स हम लिख रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैन्योर फर्टिलाइजर शुड बी एडेड, इसी में लिखते जाओ फर्स्ट में ही, मैन्योर फर्टिलाइजर, मैन्योर फर्टिलाइजर शुड बी एडेड
टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बोला गया कि फर्टिलाइजर या मैन्योर, खाद वगैरह या जो केमिकल खाद वगैरह है, फर्टिलाइजर्स हैं, मैन्योर्स हैं, इनको आप सॉइल में ऐड कर सकते हो ताकि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, मतलब सॉइल पानी होल्ड कर सके, पानी इससे बह के लॉस ना हो जाए, पानी रूट जोन में रुक सके। नेक्स्ट लिखो, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स शुड बी प्रिफर्ड। ये सब धीरे धीरे समझोगे क्योंकि थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है हमारा, टर्म्स आगे आगे आएंगे। अब जैसे रोटेशन ऑफ क्रॉप है, इसको भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जो सॉल्ट्स का इफेक्ट है इसको भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, पर एक साथ कवर नहीं किया सकता है सब कुछ, तो आगे जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और एनहेंस होगी, जैसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स शुड बी प्रिफर्ड, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स शुड बी प्रिफर्ड, rotation of crops should be preferred as this will ensure increased crop yield, as this will ensure increased crop yield with minimum use of water, with minimum use of water। ठीक है, ठीक है। अब ये रोटेशन ऑफ क्रॉप का क्या फायदा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर एक ही खेत में मैं बार बार एक ही तरीके की क्रॉप उगाऊंगा तो इससे यील्ड कम हो जाएगी, इससे प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इससे पानी मुझे ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और तब भी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक ही फसल में बार बार उसी खेत में उगा रहा हूं तो जो उस फसल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो तो बार बार वो सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, तो सॉइल में बहुत ही डेफिशिएंसी आ जाएगी उन न्यूट्रिशंस की, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्रॉप्स को रोटेट करूं, जैसे अगर कोई एक क्रॉप है जिसकी बोल सकते हो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है कुछ, उसको मैंने उगाया, सपोज राइस, तो राइस के बाद मैं कोई लाइट क्रॉप उगा रहा हूं जिसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जो इंफीरियर टाइप की क्रॉप भी हो सकती है, इस तरीके से मैं प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर दूंगा, क्योंकि अभी राइस ने सॉइल को डिप्लीट कर दिया है, सॉइल से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो रोटेशन इज इसेंशियल, और प्रॉपर रोटेशन से मैं कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन कर सकता हूं, मतलब अगेन मैं ड्यूटी की वैल्यू को एनहांस कर सकता हूं। नेक्स्ट लिखो अब सेकंड, ये फर्स्ट था, अब सेकंड, सेकंड हेडिंग डालो, सेकंड, प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग इरिगेशन सप्लाईज, 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 प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग इरिगेशन सप्लाईज। ठीक है, देखो इरिगेशन की दो किताबें अच्छी हैं, आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपको बुक पढ़नी है, बुक पढ़ना बहुत फायदेमंद होता है। अगर आपके पास समय है, आपका एग्जाम दूर है, अभी 8-9 महीने या 7-8 महीने, साल भर है आपके पास, बुक पढ़ना चाहिए आपको, बहुत फायदा देता है, स्पेशली एई के पेपर में और जेई के पेपर में बुक से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो एसके गर्ग एक अच्छी बुक है, एक पीएन मोदी एक अच्छी किताब है, इसको भी आप देख सकते हैं, मैं इन दोनों को ही फॉलो करता हूँ। प्लस एक किताब का मैं नाम भूल गया हूँ यार, उसका नाम, अगर आपके पास इरिगेशन की बुक हो तो मुझे भेजना है, पुरानी सी एक किताब थी मेरे पास पहले जहाँ मैं रहता था, अभी है नहीं मेरे पास, उसमें बड़े अच्छे नोट्स थे, उसमें बड़ा बेसिक तरीके से बड़ा अच्छे से कई टॉपिक्स को समझाया हुआ था। ठीक है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, मिलेगा तो बताऊंगा मैं पीडीएफ वगैरह, पर इन दोनों को अभी आप रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें पहला लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। देखो पहले हमने क्या लिखा, पहले वाला हेडिंग पढ़ो, तो पहले हमने लिखा प्रिकॉशंस इन फील्ड प्रिपरेशन एंड सोविंग, फील्ड प्रिपरेशन जो कर रहे हैं और जो बुआई कर रहे हैं इसमें प्रिकॉशंस लेके हम ड्यूटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे? तो प्रिकॉशन लेंगे हम इन हैंडलिंग इरिगेशन सप्लाई, जो इरिगेशन सप्लाई आ रही है उसको हैंडल करने में हम प्रिकॉशंस लेंगे। पहला लिखो फर्स्ट, द सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर शुड बी सिचुएटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, द सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर शुड बी सिचुएटेड within the prescribed limits, the source of irrigation water should be situated within the prescribed limits and should be capable of delivering sufficient quantity, and should be capable of delivering sufficient quantity of irrigation water, and should be capable of delivering sufficient quantity of irrigation water। फिर से कॉमन सा स्टेटमेंट है, आप पढ़ के समझ सकते हो कि जो सोर्स है वो पास होना चाहिए, क्योंकि सोर्स दूर होगा तो कन्वेंस लॉसेज बढ़ जाएंगे, और कन्वेंस लॉसेज बढ़ जाएंगे तो फिर से ड्यूटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो ड्यूटी इंप्रूव करना है तो बहुत दूर से पानी नहीं ले आना है आपको खेत में, बल्कि जो सोर्स ऑफ वाटर है दैट शुड बी क्लोज टू द
फील्ड वेयर यू आर सप्लाइंग इरिगेशन वाटर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, सेकंड स्टेटमेंट। इसी में अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट लिखिए, सेकंड, कैनाल्स कैरिंग इरिगेशन सप्लाईज, कैनाल्स कैरिंग इरिगेशन सप्लाईज should be lined to reduce seepage, should be lined to reduce seepage, should be lined to reduce seepage and evaporation, and evaporation। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में ये तो आ गया होगा कि सर लाइनिंग कर देंगे तो सीपेज नहीं होगा, पर इवेपोरेशन कैसे नहीं होगा? तो लाइनिंग करने से वेलोसिटी ऑफ फ्लो बढ़ाई जा सकती है। अगर लाइनिंग करोगे तो ज्यादा वेलोसिटी से पानी फ्लो कराया जा सकता है, मींस स्काउरिंग की पॉसिबिलिटी कम हो गई है अब ना। जो अनलाइंड कैनाल थी वहां पे स्काउरिंग होती थी, इसी वजह से वेलोसिटी मुझे रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती थी, इसीलिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मुझे ज्यादा समय लगता था। कम वेलोसिटी से फ्लो करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, और ज्यादा समय लगता था, इसकी वजह से इवेपोरेशन लॉसेज बढ़ जाते थे। लेकिन अगर मैंने लाइनिंग कर दी, लाइनिंग एक इम्परमिएबल और इनइरोडेबल मटेरियल से करी जाएगी, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो इम्परमिएबल हो, जिसमें पानी सीप ना कर पाए आसानी से, और जो इनइरोडेबल हो, मतलब जो पानी अच्छे से इरोड ना कर पाए। तो ऐसी लाइनिंग करने से वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैन बी इंक्रीज, जिससे कम टाइम में मैं पानी को सप्लाई कर दूंगा और इवेपोरेशन लॉसेज भी कम हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सीपेज तो रिड्यूस होगा ही, इम्परमिएबल सरफेस होगा जिससे पानी की सीपिंग कम होगी, तो सीपेज लॉसेज विल आल्सो बी रिड्यूस। और अगर लॉसेज कम हुए देन अगेन ड्यूटी विल बी इंक्रीज, मींस आई विल बी एबल टू कवर मोर नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वाटर कोर्सेज में बी प्रेफरेबली लाइंड। वाटर कोर्सेज, वाटर कोर्सेज मतलब अब ये वाटर कोर्सेज आर डिफरेंट इन कंपैरिजन टू अभी तक जो कनाल पढ़ाई, कल की क्लास की होगी तो आपको क्लियर होगा कि जो मेन कनाल है, ब्रांच कनाल है, या फिर मेजर एंड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये सरकार का काम है, ये सरकार कंस्ट्रक्ट करती है। पर जो वाटर कोर्स है, फील्ड चैनल है, इसको किसान खुद बनाता है। तो ये किसान के लिए बात की गई, मतलब जो आउटलेट है, आउटलेट के बाद गवर्नमेंट की या इरिगेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसके बाद फील्ड तक पानी फार्मर खुद ले जाता है, अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब उस नजरिए से बात की जा रही है कि जो वाटर कोर्सेज हैं, दे में बी प्रेफरेबली लाइंड, और अथवा ओआर और आरसीसी पाइप्स में बी यूज्ड, और आरसीसी पाइप्स में बी यूज्ड, और आरसीसी पाइप्स में बी यूज्ड, और आरसीसी पाइप्स में बी यूज्ड। और अगर आरसीसी पाइप यूज करोगे या लाइनिंग कर दोगे फील्ड चैनल की, मतलब जो खेत में नालियां हैं, अगर वो पक्की नालियां होंगी या आरसीसी की पाइप्स होंगी, फिर से लॉसेज कम, ड्यूटी बढ़ गई। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, फ्री फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स शुड बी अवॉइडेड, फ्री फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स शुड बी अवॉइडेड, फ्री फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स शुड बी अवॉइडेड, फ्री फ्लडिंग ऑफ फील्ड्स should be avoided, and furrow irrigation method may be preferably adopted, and furrow irrigation method may be preferably adopted if surface irrigation is resorted, if surface irrigation is resorted to, full stop, if surface irrigation is resorted to। बोला गया जहां तक संभव है फ्लडिंग को अवॉइड करो, पानी भरोगे लॉसेज बढ़ जाएंगे, परकोलेशन और इवेपोरेशन वाले, ड्यूटी रिड्यूस हो जाएगी। तो एज फार एज पॉसिबल अगर आपको सरफेस इरिगेशन ही करना है तो फरोज बना के करो, जो लैंड एरिया है, फील्ड एरिया है, अब वो पूरी वेट नहीं करोगे तो अगेन इवेपोरेशन लॉसेज विल बी रिड्यूस, परकोलेशन भी रिड्यूस होंगे, बट मोस्टली इवेपोरेशन देखोगे काफी कंसिडरेबली रिड्यूस कर जाएगा, फिर से ड्यूटी बढ़ जाएगी, लॉसेज कम ड्यूटी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सब सरफेस इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन में बी प्रिफर्ड, subsurface irrigation and drip irrigation may be preferred, subsurface irrigation and drip irrigation may be preferred, subsurface irrigation and drip irrigation may be preferred to ordinary surface irrigation, to ordinary surface irrigation। बोला गया जो साधारण सरफेस इरिगेशन है उसकी तुलना में जो सब सरफेस इरिगेशन है या जो ड्रिप इरिगेशन है उसको प्रिफर किया जा सकता है। ऑर्डिनरी सरफेस इरिगेशन जो साधारणतया सरफेस इरिगेशन करते हैं उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं विद ड्रिप या सब सरफेस इरिगेशन से तो इससे लॉसेस कम होंगे, यानी उसी अमाउंट ऑफ वाटर से मैं ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ लैंड कवर कर सकता हूं, यानी ड्यूटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, if canals are not lined, if canals are not lined, if canals are not lined, comma,
then two canals running side by side may be preferred. Then two canals running side by side may be preferred to a single canal, comma, as this will reduce FSL, as this will reduce FSL. FSL means full supply level. FSL चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, फुल सप्लाई लेवल ऑफ कनाल को हम FSL बोलते हैं. As this will reduce the FSL, comma, thereby reducing percolation losses. Thereby reducing percolation losses. बोला गया कि अगर लाइनिंग नहीं कर पा रहे हो कनाल की, अनलाइंड कनाल ही तुमको प्रोवाइड करना है, तो यथासंभव आप एक नहीं दो कनाल्स प्रोवाइड कर लो. दो कनाल प्रोवाइड करने से क्या फायदा होगा? जो फुल सप्लाई लेवल है वो कम हो जाएगा, तो जो परकोलेशन लॉसेज हो रहे हैं वो लॉसेज रिड्यूस हो जाएंगे. ये वहां की बात है जहां पे परकोलेशन लॉसेज सिग्निफिकेंट है. अगर जहां पे इवेपोरेशन लॉसेज ज्यादा होंगे तो वहां पे तुम अगर सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो इवेपोरेशन लॉसेज भी बढ़ जाएंगे. तो ये वहां पे एक सूटेबल मेजर नहीं होगा. मतलब ऐसी जगह पे जहां पे सॉइल इस तरीके की है, जहां पे परकोलेशन लॉसेज ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे आप एफएसएल को रिड्यूस करके भी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो. नेक्स्ट लिखो, इरिगेशन सप्लाईज शुड बी इकोनॉमिकली यूज्ड. इरिगेशन सप्लाईज शुड बी इकोनॉमिकली यूज्ड. इरिगेशन सप्लाईज शुड बी इकोनॉमिकली यूज्ड. Irrigation supplies should be economically used by proper control on its distribution. By proper control on its distribution. By proper control on its distribution, comma, volumetric assessment, comma, and by imparting proper education to the farmers. And by imparting proper education to the farmers. And by imparting proper education to the farmers. ठीक है, ये सब समझ सकते हैं आप खुद से ही. बोला गया कि इरिगेशन सप्लाई जो है उनको इकोनॉमिकली अच्छे कंट्रोल के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट करना चाहिए. वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट से भी ज्यादा ड्यूटी ऑब्टेन होगी. एंड बाय इंपार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन टू द फार्मर्स. ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट ड्यूटी. अब आगे की डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे. सीजन्स इन इंडिया कैसे होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है इंडिया में. उसके पहले अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट कुछ आपके और क्लियर हो. लिखिए, द ग्रॉस कमांड एरिया फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटरी इज 5000 हेक्टेयर्स. क्वेश्चन लिखिए, द ग्रॉस कमांड एरिया, क्वेश्चन लिखिए, द ग्रॉस कमांड एरिया फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटरी इज 5000 हेक्टेयर्स. The gross command area for a distributory is 5000 hectares. The gross command area for a distributory is 5000 hectares, comma, 80% of which is cultivable. 80% of which is culturable. 80% of which is culturable. 80% of which is culturable. ठीक है, 80% of which is culturable. 80% of which is culturable. Full stop. The intensity of irrigation for Rabi is 50%. The intensity of irrigation for Rabi is 50%. The intensity of irrigation for Rabi is 50%. And that for Kharif is 30%. And that for Kharif is 30%. And that for Kharif is 30%. Full stop. The average duty at the head of distributory is, the average duty at the head of distributory is 2000 hectares per cubic. The average duty at the head of distributory is 2000 hectares per cubic for Rabi season. For Rabi season. And 900 hectares per cubic for Kharif season. And 900 hectares per cubic for Kharif season. And 900 hectares per cubic for Kharif season. For Kharif season. Full stop. The discharge required at the head of distributory
द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम एवरेज डिमांड कंसिडरेशन इज, फ्रॉम एवरेज डिमांड कंसिडरेशन इज, फ्रॉम एवरेज डिमांड कंसिडरेशन इज, फ्रॉम एवरेज डिमांड कंसिडरेशन इज। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको जीसीए और सीसीए पता होना चाहिए, तो इसको मैं आगे करवाने वाला था नेक्स्ट चैप्टर में, पर चलो यहीं पे पहले कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में ही हेडिंग डालो, सॉल्यूशन में हेडिंग डालो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसमें लिखो, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें लिखो फर्स्ट ग्रॉस कमांड एरिया, फर्स्ट हेडिंग डालो ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया जिसको शॉर्ट में बोलेंगे जीसीए, ग्रॉस कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया जीसीए। ठीक है, समझो कमांड एरिया मतलब कि कितने एरिया पे किसी कनाल की कमांड है, रीच है, मतलब एट वॉच, एट यू कैन से व्हाट डिस्टेंस या अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन इरिगेट, इसको बोल रहे हैं ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया मतलब किसी कनाल की कितनी रीच है, मतलब उससे तुम मैक्सिमम कितने दूर के एरिया को इरिगेट कर सकते हो, उसको बोला गया इसका जीसीए है। इस कनाल का या इस इरिगेशन सिस्टम का ये ग्रॉस कमांड एरिया है। ग्रॉस मतलब ओवरऑल, कमांड एरिया मतलब ओवरऑल इतने एरिया में इस कनाल की रीच है, इस कनाल की कमांड है, मतलब इतने एरिया के फील्ड्स की इरिगेशन रिक्वायरमेंट में इस पर्टिकुलर सिस्टम या कनाल से फुलफिल कर सकता हूं। लेकिन उस पूरे एरिया में जितना भी लैंड सरफेस है, जितना भी एरिया है, दैट इंटायर एरिया विल नॉट बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पज। भाई पूरे एरिया में तो खेती की नहीं जाएगी। जैसे एग्जांपल करो, सपोज करो एक प्लेस लेते हैं, लेट्स सपोज चंडीगढ़, एक या चंडीगढ़ नहीं, मान लो मोहाली एक जिला मैंने ले लिया, मोहाली एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, चंडीगढ़ के बगल। तो क्या पूरे मोहाली में खेती की जा रही है? नहीं। मोहाली में जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड है, जहां पे कल्चरेबल लैंड है, जहां पे कल्टीवेबल लैंड है, जहां पे खेती करी जा सकती है, वहां पे खेती करी जा रही है। इसी मोहाली में हो सकता है कुछ रॉकी स्ट्रेटा हो, रॉकी जगह हो, जहां पे बंजर जमीन हो, जहां पे इरिगेशन नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कहीं पे रेलवे स्टेशन बना हुआ है, कहीं पे बस स्टैंड बना हुआ है, कहीं पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, लोग रह रहे हैं। तो कैनाल तो यहां तक पानी पहुंचा पा रही है, लेकिन क्या मैं सारे एरिया में पानी फैला रहा हूं, सारे एरिया में मैं इरिगेशन दे रहा हूं? नहीं। तो इरिगेशन वाटर नीड्स टू बी सप्लाइड ओनली इन दैट एरिया, ओनली इन दैट पोर्शन ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया विच इज कल्टीवेबल, विच इज कल्चरेबल, जिसपे प्रैक्टिकली खेती करी जा सकती है। और वो पोर्शन जीसीए का जो कल्चरेबल है, जो कल्टीवेबल है, जिसपे खेती करी जा सकती है, उसको बोल रहे हैं सीसीए, कल्चरेबल कमांड एरिया। ठीक है, तो लिखो पहले ग्रॉस कमांड एरिया के बारे में लिखो। इट इज द टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड इकोनॉमिकली, इट इज द टोटल एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड इकोनॉमिकली बाई एन इरिगेशन सिस्टम। It is the total area that can be irrigated economically by a irrigation system, by an irrigation system. ब्रैकेट में एग्जाम्पल कैनाल इरिगेशन सिस्टम, एग्जाम्पल कैनाल इरिगेशन सिस्टम, ब्रैकेट बंद, without considering the limitation on quantity of water available, without considering the limitation on quantity of water available, without considering the limitation on quantity of water available, full stop. It includes the area, it includes the area, it includes the area it includes the area which is otherwise uncultivable, which is otherwise uncultivable, which is otherwise uncultivable, uncultivable, such as rocks, ponds, such as rocks, ponds, lakes, rocks, ponds, lakes, ठीक है, बिल्डिंग्स, 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 रोड्स,
रोड पे भी खेती नहीं की जाएगी। रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स, रेजिडेंशियल एरियाज एसेट्रा, रेजिडेंशियल एरियाज एसेट्रा, एंड द कल्टीवेबल और कल्चरेबल लैंड, एंड द कल्टीवेबल और कल्चरेबल लैंड, एंड द कल्टीवेबल और कल्चरेबल लैंड। बोला गया ग्रॉस कमांड एरिया किसी भी इरिगेशन सिस्टम का वो संपूर्ण एरिया है, वो ग्रॉस एरिया है जहां तक इकोनॉमिकली इरिगेशन वाटर सप्लाई किया जा सकता है। इसमें वो एरिया भी इंक्लूड होगा जो कि अनकल्टिवेबल होगा, जैसे कि लेक, पॉन्ड, रॉक्स एसेट्रा, या रेजिडेंशियल कॉलोनीज है, कोई फॉरेस्ट हो सकता है, ऑल दिस एरियाज, कोई रोड हो सकती है, रेलवे ट्रैक हो सकता है, ये एरिया भी इंक्लूड कर रहा है, प्लस जो कल्टिवेबल या कल्चरेबल लैंड है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर लिखिए दूसरा, दूसरा हेडिंग डालिए कल्चरेबल कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया। दूसरा हेडिंग डालिए कल्चरेबल कमांड एरिया, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, कल्चरेबल कमांड एरिया स्लैश कल्टीवेबल कमांड एरिया, स्लैश कल्टीवेबल कमांड एरिया, ब्रैकेट में सीसीए, ब्रैकेट में सीसीए, ब्रैकेट में सीसीए, इसके अंदर लिखो इट इज द पोर्शन ऑफ जीसीए दैट इज कल्टीवेबल और कल्चरेबल, इट इज द पोर्शन ऑफ जीसीए that is cultivable or culturable, it is the portion of GCA that is cultivable or culturable, it is the portion of GCA that is cultivable or culturable, that is cultivable or culturable। ये डायग्राम बनाइए, मेक दिस डायग्राम। बनाइए इसको। ठीक है, ये देखो एक मैंने एरिया शो किया है, इसमें कनाल जा रही है, तो ये तो बहुत जगह पानी सप्लाई कर सकता है, यहाँ पे लेक्स भी होंगी, रेलवे ट्रैक्स भी होंगे, बिल्डिंग्स भी होंगी, हाईवेज भी होंगे, रॉकी कुछ जगह भी होंगी। पर आप सारे में तो इरिगेशन दोगे नहीं, इरिगेशन कहाँ पे देना है आपको, जहां पे जो वो पोर्शन है जो कल्टीवेबल लैंड है। इनफैक्ट अभी आपको
आगे बताऊंगा कि कल्टीवेबल नहीं, जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है उसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा। मतलब ये जो कल्चरेबल एरिया है, ऐसा भी थोड़ी ना है कि उस पूरे एरिया में खेती ही की जा रही है ना, सम पोर्शन सम परसेंटेज ऑफ दैट कल्चरेबल एरिया विल बी सब्जेक्टेड टू इरिगेशन, और वो कितना परसेंटेज है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन अभी आपको लिखवाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। पर जो टोटल रीच है, टोटल जो कमांड है किसी कैनाल की, उस एरिया को बोल रहे हैं ग्रॉस कमांड एरिया, दैट विल बी इंक्लूडिंग द अनकल्टिवेबल एज वेल एज कल्टिवेबल लैंड। और जो सीसीए है वो होगा ग्रॉस कमांड एरिया माइनस अनकल्टिवेबल लैंड, मींस माइनस वो एरिया जिसपे कल्टीवेशन करना पॉसिबल नहीं है। बनाइए इस डायग्राम को। बनाइए इसको। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ पुट हेडिंग इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। हेडिंग डालिए इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इसके अंदर लिखिए इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ सीसीए, इट इज डिफाइंड एज it is defined as percentage of CCA which is proposed to be irrigated, which is proposed to be irrigated, which is proposed to be irrigated, which is proposed to be irrigated for different crops in a season, which is proposed to be irrigated for different crops in a season, which is proposed to be irrigated for different crops in a season, which is proposed to be irrigated for different crops in a season, for different crops in a season, full stop. Next point लिखो, no irrigation system is designed to irrigate all of its CCA every year. No irrigation system is designed to irrigate all of its CCA, all of its CCA every year, all of its CCA every year, full stop. This reduces wastage and over irrigation. 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 बोला गया कि कोई भी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसमें इसके पूरे सीसीए को हर साल इरिगेट नहीं किया जाता है। अगर होगा भी इरिगेबल तो भी जानबूझ के नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि इससे ओवर इरिगेशन होगा, इससे एक प्रॉब्लम होगी ओवर इरिगेशन की, और भी प्रॉब्लम्स राइज होंगी, प्लस इससे वेस्टेज भी ज्यादा होगा। तो हम कुछ परसेंटेज ही इरिगेट करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। वो जो परसेंटेज है कल्चरेबल कमांड एरिया का, that will be subjected to irrigation for each and every year, that is what we are calling intensity of irrigation. देखो अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं, सपोज कि जो टोटल एरिया है कोई सीसीए, दिस सीसीए इज सपोज 100 हेक्टेयर्स, दिस सीसीए इज 100 हेक्टेयर्स, और अगर मैं बोलूं कि मैं खरीफ में, मान लो खरीफ सीजन में, खरीफ में जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है दिस इज 50%, मतलब इसका क्या हुआ कि ये जो सीसीए है इसमें केवल 50% एरिया में मैं खरीफ सीजन में इरिगेशन सप्लाई कर रहा हूं, रिक्वायर्ड है मुझे। तो मैं बोलूं कि एरिया जो खरीफ में मैं इरिगेट करूंगा वो कितना होगा, तो दिस विल नॉट बी 100 हेक्टेयर्स बल्कि 100 का
50%, दैट विल बी बेसिकली 50 हेक्टेयर्स। तो 50 हेक्टेयर्स में खरीफ में इरिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी। या सपोज करो कि जो राबी सीजन है, राबी सीजन में सपोज करो जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है दिस इज 80%। 80% का क्या मतलब है कि जो एरिया राबी में इरिगेट किया जाएगा दैट विल बी 80% ऑफ दिस 100 एंड दिस विल बी 80 हेक्टेयर्स। तो पूरा 100 हेक्टेयर्स में इरिगेशन आपको नहीं सप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बी ओनली 80 हेक्टेयर्स। कई बार अलग अलग क्रॉप्स का वो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन देगा और उन क्रॉप्स की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन जोड़ के आप उस सीजन की भी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकाल सकते हो। जैसे उसने दे दिया कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ व्हीट, सपोज करो मैं राबी सीजन की बात करता हूं, राबी में ही मान लो, राबी में मान लो उसने व्हीट बोल दिया कि 40% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है। मान लो पोटैटो बोल दिया 30% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है। मान लो बोला कि इसमें मस्टर्ड उगाया गया, राबी की क्रॉप्स है, ये सब लिखवाऊंगा मैं आपको, 10% है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। मतलब व्हीट में कितना एरिया इरिगेट किया गया, एरिया जो व्हीट का है, तो दिस इज 40% ऑफ सीसीए, मतलब ये कितना हो गया 100 हेक्टेयर का 40 हेक्टेयर। जो एरिया पोटैटो के इरिगेशन के लिए यूज किया गया है वो कितना है 30% ऑफ सीसीए, मींस दिस कम्स आउट टू बी 30 हेक्टेयर्स। और जो एरिया मस्टर्ड के लिए यूज किया गया है दैट इज 10% यानी 10 हेक्टेयर्स। तो जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, चूंकि सारी रॉबी की क्रॉप्स हैं, मैं बोलूंगा जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है फॉर राबी क्रॉप दिस इज बेसिकली 40 + 30 + 10 80%। और जो टोटल एरिया है दैट इज इरिगेटेड इन राबी सीजन, तो ये कितना निकल के आ गया 40 30 70 10 80 हेक्टेयर्स। तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन में दे सकता है, वो अलग अलग क्रॉप्स की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दे देगा और उन सबको जोड़ के आप पूरे सीजन की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकाल सकते हो। तो पहले ये एग्जांपल करके ये लिखो और फिर एक नोट लिखो, फिर ये लिखो, ठीक है। पहले एग्जांपल करके ये लिखो, इस एग्जांपल करके ये लिखो और फिर नोट लिखो। आप लिखो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज परसेंटेज ऑफ सीसीए। इंटेंसिटी, नोट लिखो, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज परसेंटेज ऑफ सीसीए। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज परसेंटेज ऑफ सीसीए and total intensity of irrigation is summation of intensity of irrigation for various crops, and total intensity of irrigation is summation of intensity of irrigation for various crops, and total intensity of irrigation is summation of intensity of irrigation for various crops, and total intensity of irrigation is summation of intensity of irrigation for various crops. Now सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। अब आओ इस क्वेश्चन पे, अब इसको आप कर सकते हो। वैसे तो ये चीजें मैं आपको अगले चैप्टर में कराने वाला था, कनाल डिस्ट्रीब्यूशन, कनाल नेटवर्क में, पर अब इसको समझो। बताओ, बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोला गया सॉरी, क्वेश्चन बोला गया कि जो जीसीए है किसी डिस्ट्रीब्यूटरी का, दिस जीसीए यानी ग्रॉस कमांड एरिया, ये है 5000 हेक्टेयर्स। फिर बोला गया कि 80% ऑफ इट इज कल्चरेबल, यानी सीसीए कितना हो गया 80% ऑफ जीसीए मींस 80/100 इंटू 5000 हेक्टेयर। मतलब ये जो 5000 हेक्टेयर है इसमें कल्चरेबल कमांड एरिया कितना है 80%, तो ये कितना हो गया, ये 8 पंचे 40 यानी 4000 हेक्टेयर्स। यानी पूरे 5000 हेक्टेयर में इरिगेशन नहीं हो रहा है, ओनली 4000 हेक्टेयर्स इज सब्जेक्टेड टू इरिगेशन। फिर बोला गया कि जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है फॉर राबी, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है जो फॉर राबी सीजन, दिस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ये बोला गया कि जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है फॉर राबी सीजन, दिस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज 2000, सॉरी दिस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इसमें नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर राबी सीजन दिस इज 50%। मतलब 50% ऑफ कल्चरेबल कमांड एरिया इज बीइंग इरिगेटेड इन राबी सीजन। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एरिया इरिगेट किया गया इन राबी सीजन में ये कितना है, दिस इज 50% ऑफ सीसीए। और सीसीए कितना है 4000 हेक्टेयर, तो 50% यानी 50/100, सीसीए कितना है 4000, कितना आ गया 2000 हेक्टेयर्स। दिस कम्स आउट टू बी 2000 हेक्टेयर्स। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ सीजन इज, intensity of irrigation for kharif season is
30%। तो ये जो एरिया खरीफ में इरिगेट करना है या किया गया, दिस इज 30% ऑफ सीसीए। 30% ऑफ सीसीए यानी कितना हो गया, 30 डिवाइड बाई 100%, का मतलब 30/100 इंटू सीसीए कितना है, 4000 हेक्टेयर्स। तो 4×3=12, दिस कम्स आउट टू बी 1200 हेक्टेयर्स। तो ये इसका मतलब हुआ। फिर अगला पॉइंट लिखा है, द एवरेज ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। जो ड्यूटी है एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, दिस ड्यूटी इज गिवन। बोला गया है जो ड्यूटी राबी सीजन में है दैट इज 2000 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, और जो ड्यूटी खरीफ सीजन में है दैट इज 900 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। फिर क्या बोला गया है कि बताओ कि कितने डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड पे कितने डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है। डिस्चार्ज और ड्यूटी में एक ही रिलेशनशिप है, ड्यूटी आपने पढ़ा हुआ है A/Q। तो यहां से क्यू निकाल सकते हो आप, एरिया डिवाइडेड बाई ड्यूटी। अगर मैं निकालना चाहूं कि खरीफ में कितनी डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है खरीफ सीजन में, क्योंकि अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप, भैया खरीफ अलग है, कुछ समर मानसून के सीजन को हम खरीफ बोल रहे हैं, कुछ अप्रैल से लेके सितंबर के आसपास, इसके बाद को राबी बोल रहे हैं जो विंटर सीजन है, उधर जो क्रॉप्स हो रही हैं। तो जब फील्ड में खरीफ वाली क्रॉप्स है वो सीजन है, तब राबी वाली नहीं है, और जब राबी वाली है तो खरीफ वाली नहीं है, मतलब एट अ टाइम एक ही है। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस पर ही मैं फोकस करूंगा, और फिर बोलूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटरी जो उसके हेड पे कितना डिस्चार्ज होना चाहिए, तो बोलूंगा राबी और खरीफ में दोनों में जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा अगर आप सप्लाई करोगे तो कम वाला ऑटोमेटिकली सप्लाई हो जाएगा। ये तो बिगिनिंग है, अभी आगे आपको और भी चीजें बताऊंगा, टाइम फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन में तो और भी अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। मतलब दिस इज नॉट इट, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपको जानना चाहिए वो धीरे 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 हम अपनी इंफॉर्मेशन को इनहेंस कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि राबी अलग है, अब ऐसे एक्चुअली पेरिनियल को भी आपको पता होना चाहिए, ओवर लैप अलाउंस भी लेना चाहिए, ये सब हम समझेंगे। मान लो इसमें सुगर केन दिया होता तो मैं डिस्चार्ज डिसाइड करता सुगर केन को भी ऐड करके, क्योंकि सुगर केन की इरिगेशन रिक्वायरमेंट खरीफ में भी होगी और राबी में होगी, ये तो पेरिनियल क्रॉप है। पर अभी ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है, इसमें केवल और केवल राबी और खरीफ की बात कर रहा है, कोई ओवरलैप वगैरह की बात नहीं कर रहा है। आगे उन टर्म्स को डिफाइन करूंगा, उसको भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पर यहां पे बोला कि खरीफ में जो ड्यूटी है दैट इज 900 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक, राबी में जो ड्यूटी है दैट इज 2000 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। तो मैं डिस्चार्ज निकाल सकता हूं अलग अलग। अगर मैं बोलूं डिस्चार्ज इन राबी सीजन तो ये कितना हो जाएगा, एरिया इन राबी सीजन कितना इरिगेट किया जाना है डिवाइड बाई ड्यूटी ऑफ द, यू कैन से, हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी इन द राबी सीजन। तो देखो ये मैं एरिया निकाल चुका हूं, राबी में कितना एरिया हम इरिगेट कर रहे हैं 2000 हेक्टेयर्स। तो यहाँ पे हो गया 2000 हेक्टेयर्स डिवाइड बाई ड्यूटी कितनी है राबी सीजन में 2000 हेक्टेयर्स। 2000 हेक्टेयर्स तो ये कितना आ गया, 1 क्यूमेक। 1 क्यूमेक मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी अगर राबी सीजन की जो क्रॉप्स है उनको मुझे इरिगेट करना है, देन आई नीड टू सप्लाई इरिगेशन वाटर ऑफ 1 क्यूमेक। 1 क्यूमेक मतलब 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और अगर ऐसे ही मैं निकालना चाहूं कि खरीफ में कितने डिस्चार्ज की रिक्वायरमेंट है खरीफ में, तो जो खरीफ में एरिया इरिगेट किया जाना है डिवाइडेड बाई जो ड्यूटी है खरीफ की, ड्यूटी है जो खरीफ की, और खरीफ में कितना एरिया इरिगेट किया जाएगा ये भी हमने निकाला 1200 हेक्टेयर्स। तो ये लिखूंगा मैं 1200 हेक्टेयर्स, और ड्यूटी खरीफ की कितनी है 900 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। 12/9 यानी 4/3, यानी ये कितना आ गया 1.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कनाल जो है उसकी डिजाइन किसके हिसाब से करूंगा, वन के हिसाब से, वन के हिसाब से, या 1.33 के हिसाब से, इसके हिसाब से, वन के हिसाब से, या 1.33 के हिसाब से। तो इसके हिसाब से, क्योंकि ये ज्यादा है, अगर इसके हिसाब से डिजाइन होगा तो ये तो कम है, ऑटोमेटिकली मैं सप्लाई कर लूंगा। तो आंसर क्या हो गया, जो डिजाइन का डिस्चार्ज है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जो क्यू डिजाइन है, क्यू डिजाइन है, दैट शुड बी मैक्सिमम ऑफ जो क्यू राबी है या क्यू खरीफ है, इसका मैक्सिमम लूंगा मैं, और ये कितना आ जाएगा 1.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 1.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स की और क्लैरिटी होगी। ठीक है, धीरे धीरे अभी हम और पढ़ेंगे तो और आगे क्वेश्चंस को करेंगे और आपको आगे समझ आएगा। धीरे धीरे जैसे चीजों को मैं इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा वैसे वैसे लेवल अप होता जाएगा। बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। नोट करिए इसको, नोट दिस।
ठीक है, चलिए नाउ पुट हेडिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया या क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। हेडिंग डालिए क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। पुट हेडिंग क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। अब आगे अपने डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं, सीजन्स वगैरह की बात करते हैं और कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है, उनकी बात करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। चलिए आज के लिए इतना ही, इसको कल स्टार्ट करेंगे। टाइम इज अप फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास का समय हो गया है, सो बाकी आगे डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे।